चलिए, तो सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। और ये बहुत शानदार सफ़र रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग सीडीपी हो, साइंस हो, हिंदी हो, सोशल स्टडीज़ हो, इन सभी विषयों को हम अलग अलग देख रहे हैं। और आज मेरी लंबी क्लासेस हैं, तो आप सभी लोग का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो चलिए सब लोग लाइव में जुड़ जाइए। तो सीडीपी में अभी हम लोग जितने भी हमारे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक होते हैं, उन सभी का शॉर्ट में मैं आप लोग के बीच में चीज़ें लेकर आते रहा हूँ। हमेशा ये प्रयास रही है कि जितनी भी चीज़ें हैं, पूरा रिवीजन जो है वो आपको मैंने कवर कराया हुआ है। सारे मनोवैज्ञानिकों के हमने सिद्धांत कर लिए, सारे जो अलग अलग सिद्धांत होते हैं, चाहे वो अधिगम के हो, अभिप्रेरणा के हो, या आपके बुद्धि के हो, ठीक है, हर चैप्टर के मूल्यांकन हो, मापन हो, सबको हमने एक साथ एक जगह संजोए हुए था। इसके तुरंत बाद फिर आप लोगों ने देखा कि कल की क्लास में स्टेटमेंट ओरिएंटेड चीज़ें हुई, आपके और भी जो लॉज हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, उन सबको हमने देखा। आज उन चीज़ों को हम देखने जा रहे हैं जो आपके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को कवर करता है, जहाँ से एक एक प्रश्न पूछता है। जैसे जीन पियाजे के 4 चरण हैं, उनसे एक प्रश्न आ ही जाना है। कोहलबर्ग के 3 स्तर के 6 चरण हैं। रॉबर्ट गेने के चरण हैं। ठीक है, तो ये जो चरणबद्ध सिद्धांत हैं, इन सभी का भी आज हम लोग एक साथ शॉर्ट रिवीजन करेंगे। तो आज का ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही एप्लीकेशन पे न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं शिक्षक वर्ग 2 की सभी विषय की, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सॉरी साइंस हो, मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। सहायक शिक्षक वर्ग 3 की भी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, पीआरटी की। पीजीटी मतलब वर्ग 1 शिक्षक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इन विषयों की कक्षाएं लगातार संचालित हो रही हैं। तो लाइव क्लासेस के साथ साथ इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, पीडीएफ नोट्स भी रहेगा, और सबसे अफोर्डेबल प्राइस में आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके क्लासेस से जुड़ जाइए, क्योंकि अभी फीस कम है, बाद में फिर काफ़ी बढ़ जाती है। नोटिफिकेशन आएगा तो फिर मत बोलना। अभी 1 साल की पूरी वैलिडिटी मिल रही है, 1 साल के अंदर आपके एग्ज़ाम भी हो जाने हैं, तो फ़ायदा लीजिए उसका। तो ये आप लोग के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इन पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीधा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज से जुड़िए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं सर हम आज के पूरे सीडीपी के 1 शॉर्ट वीडियो की। तो चलिए सब लोग लग जाइए, सेशन को अपना प्यार देते चलिएगा। सबसे पहले सर हम लोग बात करेंगे रॉबर्ट गेने ने जो सिद्धांत दिए, जिन्होंने कितने चरणों में अपने सिद्धांत दिए सर? 8 चरण। अभी लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है कि आप लोगों से किसी न किसी एक चरण के बारे में पूछ दिया जाता है कि सबसे शुरुआती चरण कौन है, उसके बाद का चरण कौन है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा सर गेने के सिद्धांत। सर गेने के सिद्धांत। और गेने ने कौन सा सिद्धांत दिया? पद सोपान की। गेने ने, ठीक है, गेने का सिद्धांत, या इसी को आप पद सोपानकी का सिद्धांत भी बोलोगे। इसको याद करने का ट्रिक भी मैं साथ में कराते रहूंगा। पद सोपानकी, या इसी को आप सोपानकी का सिद्धांत भी बोलते हो। ठीक है, सोपानकी का सिद्धांत। तो ध्यान से समझना, इसको कैसे ट्रिक के सहारे याद करना। 8 चरण एकदम आपके ध्यान में रहना चाहिए, तब हमेशा बात बनती है। तो मान के चलिए सर आप एक शिक्षक हो और आपके अंदर में एक बालक आता है। ठीक है, अब आप अच्छे शिक्षक हो तो आपको उस बालक को क्या करना है सर? ट्रेन करना है, तैयार करना है। ठीक है, अभी जो नया विषयवार परीक्षा होगा ना, उसमें चीजें थोड़ी सी बदलेंगी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि विषयवार भर्ती के लिए भैया पूरे छत्तीसगढ़ में जीत फाउंडेशन क्लासेस ही है, जिसे अनुभव है, क्योंकि हम ऑलरेडी मध्य प्रदेश केवीएस एनबीएस की क्लासेस लेते हैं। तो हमें पता है कि भैया विषयवार भर्ती की तैयारी थोड़ी अलग होती है, और आपको निश्चिंत रहना है, जुड़ना है बस और तैयारी करना है। चलिए, तो भैया सोपानकी के सिद्धांत में इन्होंने सबसे पहले, मैं इसको ट्रिक बना रहा हूं कैसे याद करना है। तो आप एक शिक्षक हो, आपको एक बालक को शिक्षित करना है। अब बालक छोटी आयु में है, तो छोटी आयु में है तो उसे आप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया थोड़ी पढ़ा दोगे, या मनुष्य का पाचन तंत्र नहीं पढ़ा सकते ना। छोटी आयु में बच्चे को क्या सिखाया जाता है? छोटी आयु में बच्चों को साइन थ्योरी सिखाई जाती है कि भैया ये धन है, ये ए है, ये बी है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या सिखा रहे हैं सर? संकेत सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? संकेत, कि भैया रेड लाइट आ जाए तो गाड़ी को रोक लेना है, या आप वहां पर रुकिए, खतरा का निशानी है। ग्रीन लाइट रहे मतलब आगे बढ़ना है। तो आपने संकेत सिखाया। जब आपने संकेत सिखाया तो उस बच्चे में क्या हुआ सर?
उद्दीपन हुआ, एक्साइटमेंट हुआ और ज्यादा जानने की। और ज्यादा जानने में वो बच्चा क्या कर रहा है, जो भी अपना ज्ञान सीख रहा है उसको एक सरल श्रृंखला में पिरोते हुए आगे बढ़ रहा है। और जब सरल श्रृंखला में पिरोते हुए आगे बढ़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है उसके पास उसकी शाब्दिक क्षमता, उसकी शब्द शक्ति जो है वो भी बढ़ रही है। कैसे पकड़े 4 लाइन को एकदम आराम से कि भैया छोटे बच्चों को आप ABCD संकेतों के साथ आप सिखा रहे हो, उससे क्या हो रहा है, उसके में एक्साइटमेंट आ रहा है और सीखने की भावना आ रही है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो भैया ABCD के बाद उस सरल श्रृंखला शब्दों को, पूरी एक वाक्यों को, एक फ्रेजेस को एक साथ लिखना शुरू कर दिया, उससे उसकी शब्द क्षमता भी बढ़ रही है। शब्द क्षमता बढ़ेगी, थोड़ी उम्र और बढ़ गई, थोड़ा ज्ञान और बढ़ गया, अब वो विभेदीकरण करना शुरू कर सकता है, क्या सही है क्या गलत है। अब विभेदीकरण जब करना शुरू करेगा तब वो अपना संप्रत्यय, अपनी थॉट, अपना विचार बनाना भी शुरू कर देगा। भाई उम्र के साथ बच्चा बड़ा हो रहा है ना, तो भैया मान के चलिए बच्चा हो चुका है अब 8-10 साल का, तो सही गलत का उसको ज्ञान होने लग रहा है क्योंकि आगमनात्मक चिंतन की तो अवस्था आ ही चुकी है उसके अंदर। फिर वो क्या करेगा, अपना खुद का थॉट बनाएगा, अपने खुद के विचार बनाएगा, अपनी अभिव्यक्ति बनाएगा और फिर अपने खुद के जीवन में नियम भी बनाएगा कि भैया मुझे ईमानदारी से जीवन जीना है, मुझे परिश्रम करके जीवन जीना है। तो ये उसके क्या होंगे, नियम बन जाएंगे। और जब जीवन के नियम तय होते हैं तो हर समस्या का समाधान भी हो जाता है, हर समस्या का समाधान भी हो जाता है। तो ये है आप लोग के रॉबर्ट गेने के पद सोपानकी के सिद्धांत। बड़े सरल शब्दों में 8 चरण आपको याद हो चुके होंगे। क्या करना है मेरे दोस्तों, तो चलिए मैं उसको हटा दिया स्लाइड को, अब आप बताइएगा रॉबर्ट गिने की 8 चरण सिद्धांत को हमने कैसे याद किया। सबसे पहले निचले चरण पे क्या था, ABCD सीख रहे थे, मतलब संकेत। दूसरे चरण में क्या था, तो सर वो हमारा जो बच्चा है वो एक्साइटेड हो रहा है, पढ़ाई के प्रति उसका रुझान बढ़ रहा है, तो उद्दीपन अनुक्रिया। तीसरे चरण में बच्चा क्या कर रहा है, सर वाक्यों का निर्माण कर रहा है, तो क्रमबद्ध श्रृंखला बना रहा है, तो सरल क्रमबद्ध श्रृंखला। चौथे चरण में क्या था, तो बच्चे के शब्दकोश पे वृद्धि हो रही है, वो क्या बढ़ रहा है, अभी 5-10 साल का बच्चा है, 5-7 साल का, तो शब्द कोश वाला जो था साहचर्य वाला उसके ऊपर आए। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है, विभेदीकरण की क्षमता उसके अंदर आ रही है, सही गलत का एहसास आ रहा है। जब वो सही गलत में एहसास कर पाएगा कि नहीं मुझे बेईमान नहीं ईमानदार बनना है, मुझे आलसी नहीं परिश्रमी बनना है, तो अपने अंदर क्या कर रहा है, संप्रत्यय का निर्माण कर रहा है, खुद की विचार बना रहा है। संप्रत्यय से बनेंगे नियम और नियम बन जाएगा हर समस्या का समाधान। तो ये 8 चरण मुझे लगता है अब आप लोग को हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। ठीक है, मैंने जितने भी महत्वपूर्ण बड़े बड़े सिद्धांत है, वैज्ञानिक नाम है, स्टेटमेंट है, सबको ट्रिक बना बना के आपको याद करवाया है। और चीजें आसान लगती हैं कि नहीं, अब आप खुद ही बता दो मुझे, आनंद आता है कि नहीं आता है जी। ठीक है, चलिए, तो जो भी कठिन से कठिन चीज हो हमेशा याद रखिएगा कि उसको बहुत सरल बना के आप लोग को परमानेंट याद करा दिया जाएगा। टैबलेट नीचे से ला लीजिए। हाँ, चलिए, तो ये था आप लोग का रॉबर्ट गेने के सिद्धांत। आपसे पूछ देगा 6वें चरण पे कौन सा सिद्धांत है, सर संप्रत्यय निर्माण। 7वें चरण पे कौन था, नियम। 8वें चरण पे समस्या समाधान। बोल देगा रॉबर्ट गेने का प्राथमिक चरण अंतिम चरण कौन कौन सा है। ऐसा टफ क्वेश्चन पूछता है और पूछा है सवाल। अब चलिए दूसरा पॉइंट आते हैं, सर बुद्धि के सिद्धांत और उनके सारे प्रतिपादकों को एक साथ एक जगह पे देख लीजिए। तो मैंने पहले भी इसको पढ़ा दिया है। एक खंड बुद्धि किसने दिया है, बीने ने दिया है। और टर्मन और स्टन ने क्या दिया था, तो सर बुद्धि का सूत्र दिया था। इन्होंने क्या दिया है, बुद्धि सूत्र। ठीक है, और बुद्धि सूत्र क्या था, तो सर IQ इज इक्वल्स टू था सर मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज। ये है आप लोग का क्या, IQ। ये कितने दिया है, स्टर्न ने दिया है। इसमें 100 का मल्टीप्लाई करके प्रतिशत में बांटने का काम किसने किया है, टर्मन ने किया है। वर्तमान में भी ये सूत्र अभिमान्य नहीं है। द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन। तीर कारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया। और इसी में द्विकारक सिद्धांत में जनरल एंड स्पेसिफिक या स्पेशल इंटेलिजेंस को हम लेते हैं। ठीक है, सामान्य और विशिष्ट बुद्धि। आपके शिक्षक भर्ती के प्रश्न पत्र में ये पहले भी आ चुका है। बुद्धि का बहुकारक या बहुखंड सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक या बहुखंड सिद्धांत। चलिए सब लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। फिजिक्स लेक्चरर क्लास, अभी देखिए अभी थोड़ा सा ये एग्जाम सामने था ना, तो इसलिए वहां पर आप ऐप पे जाएंगे, पूरा कंप्लीट क्लास आपको एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, वो अभी नया बैच अभी जब बनेगा थोड़े समय बाद बनेगा, पर
नियम तो नहीं बदलेंगे, और बहुत डिटेल में फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, पूरा पढ़ाया गया है। केमिस्ट्री और मैथ्स की लाइव क्लासेस चल रही हैं, फिजिक्स में लगभग सिलेबस डन है। चलो नेक्स्ट, एक दो चैप्टर होगा उसको खत्म करेंगे। बहुकारक सिद्धांत, और नया बैच अभी बना देंगे। बहुकारक सिद्धांत का वो कहा है तो सर थॉर्नडाइक ने बनाया है, ठीक है। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है तो सर समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, थर्स्टन ने दिया था। कितने प्रकार की योग्यताओं को इसने माना, टोटल 13 प्रकार की योग्यताएं दिया था, उसमें 7 को क्या बोला, प्रमुख योग्यताओं की श्रेणी में रखा। समझ में आ रहा है बात। चलो सब लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है। सर आज ईवीएस की क्लास, ओके दोस्त, आज साइंस भी मैं ही करा दे रहा हूँ, ईवीएस और सीडीपी, 3 बड़े बड़े सेशंस कोशिश रहेगी कि आप लोग का मैं डील कर जाऊं। बस आप इतना है कि इसको पूरा पढ़ लीजिए। अगला है पदानुक्रमित बुद्धि। तो पदानुक्रमित बुद्धि की अगर बात होगी तो याद रखना किसने दिया है, फिलिप बर्नर ने दिया है। ऐसे ही अगर बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत या त्रिचापीय सिद्धांत, त्रिचाप या त्रितंत्र सिद्धांत अगर बोल दे बुद्धि का, तो इसको याद रख लेना, त्रितंत्र बुद्धि बोला है तो क्या नाम याद रखना है। तो इसमें अच्छा ये दिख नहीं रहा है क्या अच्छे से, तो स्टर्नबर्ग का नाम याद रखना। किसका, स्टर्नबर्ग का नाम याद रख लेना, स्टर्नबर्ग, ठीक है, ये वाला। बाकी बुद्धि संरचना या त्रिआयामी बुद्धि किसने दिया है, गिलफोर्ट ने। गिलफोर्ट ने बुद्धि संरचना में संज्ञान, अभिसारी बुद्धि, अपसारी बुद्धि, स्मृति और मूल्यांकन के फैक्टर्स को जोड़ा था। तरल एवं ठोस बुद्धि किसने दिया है, या प्रतिकारक और विशेषक बुद्धि, ये दोनों ही सिद्धांत किसके द्वारा आए हैं, राजा बाबू, आरबी कैटल। भैया तरल लिक्विड है, ठोस बिल्कुल अपोजिट है। राजा का व्यवहार भी बिल्कुल अपोजिट होता है, अपने प्रजा के लिए वात्सल्यपूर्ण होगा, स्नेहपूर्ण होगा, और शत्रु राष्ट्र के लिए भैया मार काट करने पर आमदा रहेगा। तो इसलिए आरबी कैटल, राजा बाबू, राजा का व्यवहार कैसा होगा, तरल और ठोस दोनों जैसा होगा, प्रतिकारक और विशेषक दोनों जैसा होगा। तो प्रतिकारक विशेषक बुद्धि बोल दिया जाए तो भी आपको नाम याद रखना है आरबी कैटल, ठीक है। चलिए बहुबुद्धि सिद्धांत, वेरी फेमस। बहुखंड बुद्धि बोला गया दोस्तों, ठीक है, तो आपने थॉर्नडाइक का नाम लिया। बहुकारक या बहुखंड बुद्धि बोला जाए तो थॉर्नडाइक, और बहुबुद्धि बोला जाए तो हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ने शुरू में 1983 में 7 प्रकार की बुद्धि दी थी, फिर 1998 में इन्होंने एक बुद्धि और बढ़ाई और इसको कितना कर दिया, 8। कौन सी बुद्धि बढ़ाई थी, 8वीं बुद्धि में याद रखना, प्रकृतिवादी बुद्धि। और 2000 में, सन 2000 में इन्होंने एक और बुद्धि बताई, अस्तित्ववादी बुद्धि। तो ये देखो, अस्तित्ववादी बुद्धि 2000 में और प्रकृतिवादी बुद्धि 1998 में। और इसके पहले भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि 3 हो गए, फिर गतिक बुद्धि 4, संगीतिक बुद्धि, व्यक्तिगत और आत्मन व्यक्तित्व, ये उन्होंने 7 प्रकार पहले दिए थे 1983 में। और फिर 1998 में उन्होंने क्या किया, प्रकृतिवादी बुद्धि। और बहुत टफ पेपर पूछता है ना तब ऐसा पूछ देगा, हावर्ड गार्डनर की 8वीं बुद्धि कौन सी है। अगर डीप में जाके पूछा तो कूट वाला प्रश्न बनाया तो ऐसे प्रश्न आएगा। इसलिए हम पढ़ते समय भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि भैया कितना भी कठिन पूछ लो, बनना चाहिए हमसे, पढ़ते समय उस छोटी छोटी बात का ध्यान रखा जाए। चलिए पूरा सिद्धांत याद हो गया, सारे बुद्धि के सिद्धांत। अब आते हैं सर शिक्षा मनोविज्ञान के पिता जो थॉर्नडाइक थे। कुछ मनोवैज्ञानिकों को जल्दी जल्दी देख लिया जाए, हालांकि पिछले क्लास में बताया था। इन्होंने बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। साथ में एक और, एनिमल इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक की एक किताब का नाम और याद रखना, एनिमल इंटेलिजेंस। ये पहले पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, आ चुका है ये पेपर में। चलो सब लोग सेशन को लाइक शेयर करते चलिएगा, तब तो आनंद आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए मैं एक साथ एक जगह समेट दे रहा हूं। ये वो चीजें हैं जो आपके काम आएंगी। एप्लीकेशन पे इसका पीडीएफ भी अपलोड कराया जाएगा, तो वहां से आप लोग जुड़ के पीडीएफ भी प्राप्त कर लेना। चिंतन के आधार पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण इन्होंने किया, ये सब मैं कल पढ़ाया हूं। किस आधार पे, चिंतन के आधार पे। ये सवाल पूछा हुआ है यूपी टेट में, सी टेट में, रीट में, सब जगह आ चुका है। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पे किया, ऑप्शन डाल देगा, शारीरिक क्षमता के आधार पे, ग्रंथियों के आधार पे, ठीक है, सामाजिक क्षमता के आधार पे, या चिंतन और कल्पना के आधार पे। जवाब क्या लेना है, चिंतन। कितने प्रकार के व्यक्तित्व माना, सर कुछ लोग होते हैं जिनका चिंतन बहुत ऊंची स्तर का होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्थूल चिंतन। कुछ लोग नैरो माइंडेड होते हैं, संकीर्ण विचारधारा, रूढ़िवादी लोग, सूक्ष्म। और एक ऐसे हैं भाई जो है वो है, अब टेढ़ा है पर मेरा है वाला हाल है, तो ये क्या है, प्रत्यक्ष चिंतन। अपना औलाद है मतलब है, बड़ा सोचता है छोटा सोचता है, उसकी क्या भाई है तो है।
बुद्धि के आधार पर इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो थॉर्नडाइक चिंतन में भी जा रहे हैं, व्यक्तित्व के वर्गीकरण में भी जा रहे हैं, थॉर्नडाइक बुद्धि के चैप्टर में भी आ रहे हैं, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत दिया ना इन्होंने, और थॉर्नडाइक ने अधिगम का भी सिद्धांत दिया। अधिगम के भी 2 प्रमुख सिद्धांत दिए। इसके ऊपर आप लिखित में ले लो, कल पेपर में क्वेश्चन दिखने को मिल सकता है। कौन कौन से सर? तो तत्परता का सिद्धांत, तत्पर होकर अभ्यास करोगे तो क्या दिखेगा? प्रभाव। तो ये थॉर्नडाइक का क्या हो गया? मूल सिद्धांत। गौण सिद्धांत में 5 सिद्धांत है। इसको मैंने कैसे याद करवाया? ऐसा देख लो कि जिस इंसान की मनोवृत्ति बहुप्रतिक्रियावादी होगी वो इंसान हर काम को आधा आधा करके छोड़ देगा। उसके कारण उसका जो मनोबल है, आत्मबल है, कॉन्फिडेंस है, वो घटते जाएगा। तो आत्मीकरण का क्या होगा? पतन होगा। और उसके कारण उसके सगे संबंधी निठल्ला बेकार बोल के उससे छोड़ भी देंगे। तो इसको बोल देंगे संबंधित, इसको संबंधी लिख देना। संबंधी मतलब अपने रिश्तेदार, परिवर्तन मतलब भगाओ इसको, ऐसा वाला हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे। तो इसको याद रखना कि जिस इंसान की मनोवृत्ति बहुप्रतिक्रियावादी हो, हर काम को आंशिक रूप से करेगा, पूरा करेगा नहीं, उसका खुद का कॉन्फिडेंस, आत्मीकरण का पतन होगा और उसके संबंधी परिवर्तित हो जाएंगे। ये हो गया थॉर्नडाइक के सिद्धांत। ठीक है, चलिए अब आते हैं सर अधिगम की योग्यता में इनके सिद्धांत को। रेत बालू का सिद्धांत, आरएस थ्योरी दिया था, एसआर थ्योरी दिया था, संबंधवाद का सिद्धांत, ये सब मैं पहले से पढ़ा चुका हूं। बात करते हैं सर जीन पियाजे जी की। एक सवाल पेपर में ना आए ऐसा संभव है ही नहीं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दिला लो शिक्षक भर्ती का, और जीन पियाजे ना रहे, आज तक ऐसे इतिहास में कभी हुआ ही नहीं हो। ठीक है, कई बार तो कंफ्यूजन हो और उसमें जीन पियाजे ऑप्शन दिया हो, मार देना, उतना नाम है जीन पियाजे का। चलो, तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक विकास, कई बार ज्ञानात्मक विकास बोल देगा या विकासात्मक पहल बोल देगा कि किसने दिया है, तो जीन पियाजे 1896 से लेके 1980 तक। ठीक है, मतलब स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, काफी फेमस थे। और ये किसके समकक्ष थे? तो सर ये बीने और साइमन के समकक्ष थे। और बीने और साइमन किस लिए जाने जाते हैं? सर बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हैं। मतलब कहीं ना कहीं थॉर्नडाइक भी बुद्धिमान मनुष्य थे, बुद्धि के साथ इनका भी संबंध देखने को मिल सकता है इंटेलिजेंस पे। तो ये फ्रेंच वैद्यों पे बौद्धिक स्तर के कुछ टेस्ट किए, इसके आधार पर उन्होंने अधिगम में शिक्षक की भूमिका के महत्वपूर्ण बताते हुए संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या एवं उसके 4 चरण बांटे। पहला चरण जो है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। पूरे जितने मनोवैज्ञानिक है सर, हम सबका एक साथ रिवीजन करने जा रहे हैं ना। तो पहला चरण क्या है? सेंसरी मोटर स्टेट। इसमें पॉइंट जो आपको याद रखना एग्जाम से, सर 0 से 2 वर्ष के बच्चे लिया जाएंगे। दूसरा, इस आयु में, क्योंकि ये चीज बच्चे हमेशा भूल जाते हैं, वो आपसे एज नहीं पूछेगा। आजकल क्या पूछता है? आजकल लक्षण पूछता है। बोल देगा वस्तु स्थायित्व किस चरण में दिखाई देता है, 4 ऑप्शन सजा देगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो याद रखना, वस्तु स्थायित्व की भावना शैशवावस्था, जीन पियाजे के अनुसार 0 से 2 साल में दिखेगा। इंद्रिय गामक अवस्था होती है, इसलिए इसको हम लोग संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था का भी नाम देते हैं। ठीक है, आपका जो सबसे बड़ा जो रिवीजन कैप्सूल है ना, वो अब आपके साथ चल रहा है। और पिछले 2-3 क्लासेस में आप सबने भी देखा होगा कि सारा इंटायर सेक्शन को हम लोग बहुत कम समय में हमने समेट दिया। मुझे पूरा उम्मीद है एग्जाम में जब आप बैठोगे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो सेशन को सब लोग अपना प्यार देते चलिएगा, लाइक शेयर भी करते चलिएगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हर बच्चा ढूंढता है 10 जगहों पे। दूसरा है, और कोई 10 जगह की जरूरत ही नहीं है, बस जीत फाउंडेशन पर रहो, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, हर चीज आपके लिए आसान बन जाएगी। इंद्रिय या संवेदी अंगों का अधिक उपयोग होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था। अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। और चौथा, मूल प्रवृत्ति पर आधारित क्रियाएं होती हैं। किस पर आधारित होती हैं? मूल प्रवृत्ति पर, मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये है हमारी शैशवावस्था, 0 से लेके 2 साल, जीन पियाजे संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है सर, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें उम्र क्या मानी जाती है दोस्तों? तो 2 साल से लेके 7 साल का समय। ये जीववाद की अवस्था है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें अहम केंद्रित व्यवहार होता है। ये सवाल पूछ चुका है दुनिया भर के एग्जाम में। अहम केंद्रित व्यवहार किस आयु में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ऐसे डाल देगा। या संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऐसा डाल देगा। तो याद रखना, अहम केंद्रिता की भाव या अपलटवादी, ये जो विचारधारा है, ये किस अवस्था में है?
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा संप्रत्यय का निर्माण नहीं कर पाता है क्योंकि मानसिक रूप से वो सक्षम नहीं है। तो कोई विचारधारा उसकी स्वयं की नहीं है, बल्कि वो आज्ञा पालन की स्थिति में रहता है। जो उससे बड़े कहते हैं वो उसे वही चीज सही लगता है, वही चीज वो स्वीकार कर लेता है। बनावट की अधिकता होती है, मतलब लोग उसको पसंद करें, अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाली भावना उसके अंदर होती है, वो कार्य वो करके देगा। ठीक है, देखना सुनना लेकिन क्रिया नहीं। और इस आयु में कौन सी आयु कहलाता है? ये अनुकरण, फॉलो करता है। इसलिए छोटे बच्चों को हम कच्ची मिट्टी का घड़ा या कोरा स्लेट बोलते हैं। चलो, ये स्टेटमेंट किसने दिया? जो छोटे बच्चे हैं वो कोरा स्लेट है, कोरे कागज हैं। ये कथन किसका है जी? कल मैंने आप लोग को पढ़ाया है। और एक और स्टेटमेंट पढ़ाया है, मुझे एक नवजात शिशु दे दो, उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डकैत जो चाहूं मैं वो बना लूं। ये तो वॉटसन ने कहा था। और छोटे बच्चे कोरे स्लेट, कोरे कागज हैं, उन्हें किसी भी सांचे में हम ढाल सकते हैं। ये किसने कहा था? चलो, जो पढ़े हो उसका रिवीजन भी होता चले। नहीं, वो वॉटसन तो अलग है। छोटे बच्चे कोरे स्लेट होते हैं, ये किसका कथन है? अरे भाई, क्या ही गजनी लोग हो भाई, आधे लोग भूल गए। ठीक है, कुछ लोग जीन पियाजे लिख रहे हैं, कुछ लोग वुडवर्थ लिख दे रहे हैं, कुछ लोग जॉन लॉक लिख रहे हैं। कैसे? कल ही तो स्टेटमेंट हुआ है और पूरा ट्रिक बना बना के पढ़ाता हूँ, फिर भी भूल जाते हो जी। हाँ, कुछ लोग प्लेटो का नाम ले आए, कुछ लोग सीएल हल ले आए। अरे दादा मेरे, छेद दोगे क्या मुझे हर जगह से? चलिए, छोटे बच्चे कोरे स्लेट है, किसने कहा था? सीएल हल बोल रहे हैं कुछ लोग, जॉन लॉक बोल रहे हैं ज्यादातर लोग। आपने कहा था। बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारा जवाब, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। चलो आओ, नहीं बताता मैं, भगो। कल ही बताया हूं, जाओ वीडियो देखो। अनुकरण की भावना रहेगी इस अवस्था में। ये सब जो लिखा है ना, ये सवाल है, ये सवाल है। आजकल यहां से सवाल बोलेगा। अहम केंद्रित व्यवहार के लिए कौन सा आयु सटीक है? 4 डाल देगा। वस्तु स्थायित्व कहां पाया जाता है? 4 ऑप्शन में डाल देगा, चारों अवस्थाओं को। यहां से सवाल आता है, इसलिए प्रॉपर रिवीजन कराते हुए चल रहा हूं मैं। तीसरा है सर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलेंगे। और इसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं सर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में? तो सर इसमें तुलनात्मक ज्ञान आ जाता है। आगमनात्मक उम्र क्या है सर? 7 से 11 साल। और इसमें आगमनात्मक चिंतन की अवस्था शुरू हो जाती है। ठीक है, आगमनात्मक चिंतन की अवस्था शुरू हो जाती है। अच्छा, आगमनात्मक चिंतन, निगमनात्मक चिंतन, ये किसका सिद्धांत है? तो अरस्तु याद रख लेना। ठीक है, बाकी वर्गीकरण भी इसमें बच्चे सेपरेशन शुरू कर देता है, सही गलत का बोध होने लग जाता है। चौथा और अंतिम अवस्था जिसको हम लोग क्या लेते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको आप लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। उम्र मानी जाती है 11 साल से लेके 15 साल की आयु, 11 साल से लेके 15 साल की आयु। और इसमें बालक आगमनात्मक की जगह निगमनात्मक चिंतन करने में सक्षम हो जाता है। निगमनात्मक चिंतन की अवस्था है ये। कौन सा चिंतन? तो निगमनात्मक चिंतन। याद रह जाएगा। तो अब आपने जीन पियाजे को बहुत डिटेल में पढ़ लिया। इतना अगर आप याद रखोगे, एग्जाम में इससे बाहर जाके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब आते हैं सर ब्रूनर का सिद्धांत। कल हमने पढ़ा था ब्रूनर संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे के 4 चरणीय सिद्धांत को 3 चरणों में कन्वर्ट किए थे। और इसको हमने किस तरीके से पढ़ा था सर? इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। बस इसको ऐसा याद रखना, ई को पहले लिखना। तो ई पहले आ गया तो इनएक्टिव फॉर्म। कौन सा फॉर्म? इनएक्टिव फॉर्म, मतलब क्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? क्रियात्मक अवस्था। आई से क्या था? तो आई से आइकॉनिक फॉर्म था। आई से क्या था? आइकॉनिक या इमेजिनेशन वाला। तो आइकॉनिक स्टेज को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंबात्मक अवस्था। ठीक है, और एस से क्या था? तो सिंबॉलिक। एस से क्या था? सिंबॉलिक स्टेज था। सिंबॉलिक स्टेज था, जिसे हम क्या नाम देते हैं? सिंबॉल मतलब सर संकेत। तो सिंबल, मैं बोलता हूं ना आपको, सिंबल दे रहा हूं मतलब संकेत दे रहा हूं। तो संकेतात्मक अवस्था। इसमें आयु पे ऊपर ध्यान देना है सर। इनएक्टिव फॉर्म जो रहता है ना सर, आईईएस के ट्रिक से याद रख लेना। इनएक्टिव फॉर्म
सर 0 से लेके 1.5 साल की आयु तक रहती है। ठीक, ये जो रहती है सर 1.5 साल से लेके 2 साल की आयु तक रहेगी, और ये फिर रहेगा आप लोग का 2 साल से लेके 7 साल की आयु। तो जीन पियाजे तो 15 साल तक काम किया था, पर ब्रूनर ने केवल 7 साल के बच्चों पर ही काम किया। ये सवाल एक बार ना राजस्थान रीट में पूछ चुका है कि ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर ने किस आयु तक के बच्चों पर कार्य किया। जीन पियाजे 15 साल तक के बच्चों पर काम किया और जेरोम ब्रूनर केवल 7 साल के बच्चों तक ही सीमित रह गया। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत। अब आते हैं सर डेवलपमेंट इन इन्फेंसी पीरियड, मतलब शैशव अवस्था में किस प्रकार से विकास आगे बढ़ता है। ठीक है, हाँ, कोरा स्लेट जॉन लॉक का कथन है। ठीक है, चलिए, इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है सर, दो शब्दों से बना है, इन और फरी, मतलब जिस अवस्था में बच्चा बोल नहीं पाता है, मतलब अवाचिक अवस्था है, बोलने में बच्चा सक्षम नहीं है। वैलेंटाइन क्या कहते हैं कि भैया ये सीखने का सबसे अनोखा काल है। फ्रायड कहते हैं मनुष्य को जो बनना होता है वो इसी काल में बन जाता है। यही सिगमंड फ्रायड ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें मैंने एक मुहावरा कहावत ही उसकी थी कि जो पूत के पैर होते हैं वो पालने में दिख जाते हैं। मतलब पूत बोले तो सपूत बनेगा कि कपूत बनेगा, वो 4 से 5 साल की आयु में पता चल जाता है। किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड ने। तो भैया मनुष्य को जो बनना होता है वो इसी काल में बन जाता है। तो सिगमंड फ्रायड मानते हैं कि भैया शैशवावस्था मतलब 5 साल से छोटी आयु में ही मनुष्य क्या बनेगा उसका निर्धारण हो जा रहा है। हालांकि ये बात बहुत सही नहीं है। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं शैशवावस्था में? तो सर शारीरिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। ठीक है, लंबाई जो रहेगी लगभग 51 से 73 सेंटीमीटर तक हो जाएगी। ठीक है, और आप लोग को पता है जब बच्चा जन्म लेता है तब क्या क्या स्थिति होती है उसको याद रखना है। लगभग जो वेट होता है 4 से 5 पाउंड के आसपास का या 6 पाउंड के आसपास का ही रह जाएगा जब बच्चा जन्म लेता है। फिर शुरुआती शैशवावस्था तक में उसका वेट काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, मानसिक क्षमताएं में तीव्र विकास होती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, निर्भर है किसी ना किसी पे, अदरवाइज वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। मूल प्रवृत्ति या संवेगों का प्रदर्शन पर आधारित उसकी गतिविधियां हैं। सामाजिकता का उसमें धीरे धीरे विकास होगा, मूल प्रवृत्ति का आरंभ होगा, काम प्रवृत्ति रहती है। इसलिए सिगमंड फ्रायड ने इसको 3 अवस्था में बांटा है, एनल स्टेज, गुदीय अवस्था, और अलग अलग आप लोगों ने उनके मनोलैंगिक विश्लेषण के सिद्धांत में ये सब पढ़ा है ना। ठीक है, अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप लोग को याद रखना है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ओडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि, पिता के प्रति पुत्री का स्नेह हमेशा ज्यादा होता है माता की तुलना में। ऐसे ही पुत्र जो होते हैं वो माता के प्रति ज्यादा स्नेह प्रदर्शित करते हैं। ये किसके कारण होता है, ये हमेशा सवाल पूछा जाता है। तो ये पूरा का पूरा ना कॉन्सेप्ट लोडेड कैप्सूल चल रहा है। एग्जाम में आप सीधे सीधे प्रश्न देखोगे। चलो बताओ, जो पुत्र का माता के प्रति स्नेह जो ज्यादा होता है वो किसके कारण होता है? तो पुत्र का स्नेह किसके प्रति? माता के प्रति। किसके कारण? ओडिपस के कारण। ठीक है, वहीं पर जो पुत्री का स्नेह है, ठीक है, जो पुत्री का स्नेह है वो किसके प्रति ज्यादा होगा जी? वो उसके पिता के प्रति ज्यादा होगा। इसलिए बोलते हैं ना कि बच्चियां जो हैं वो क्या है? पापा की परी हैं। पिता के प्रति ज्यादा है, किस ग्रंथि के कारण? इलेक्ट्रा के कारण। एग्जाम में पूछ चुका है पहले भी। ठीक है, पुत्र का स्नेह माता के प्रति ओडिपस और पुत्री का स्नेह पिता के प्रति इलेक्ट्रा। ठीक है सर, थोड़ा फास्ट करो। ओके दोस्त, इसमें अगर विशेषताएं देखेंगे तो सर लंबाई भी आप लोग का 73 सेंटीमीटर तक रहेगी। मस्तिष्क हमारा 300 ग्राम तक रहेगा। लगभग 6वें महीने तक दूध के दांत आने शुरू हो जाते हैं जो 1.5 से 2 साल तक पूरे झड़ भी जाते हैं। फिर 6 वर्ष तक में ये 2 स्थायी दांत आते हैं खरगोश वाले। जन्म से 6 साल तक में 270 हड्डियां होती हैं। बच्चा जब जन्म लेता है ना सर, जन्म के समय 300 से अधिक हड्डी होती हैं। 300 से अधिक हड्डियां हमारे शरीर में रहती हैं। ठीक, फिर वो 270 तक आती हैं 6 साल की आयु तक में। और ये हड्डियां जो है 6 साल से 14 साल तक में 300 से ज्यादा अस्थियां हैं, और वयस्क होने पे हमको पता शरीर में 206 हड्डियां रह जाती हैं। ठीक है, हृदय की गति भी लगभग जब हम बचपन में रहते हैं सर लगभग 150 से 200 के ऊपर हमारा प्रति सेकंड हृदय हमारा धड़कता है। बाद में धीरे धीरे कम होते होते
72 बार पे आ जाता है। चलिए अब व्यक्तित्व का वर्गीकरण करेंगे। व्यक्तित्व के वर्गीकरण को थोड़ा सा ध्यान समझना, पूरा का पूरा अलग अलग टॉपिक एक साथ आपके बीच में लाया गया है। और इस सीरीज में आप लोगों ने देखा था कि हमने बड़े सारे फैक्चुअल पॉइंट्स को, थ्योरेटिकल पॉइंट को, साथ में एमसीक्यूज को भी हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। हाँ, दूध के दांत 20 होते हैं और शरीर में 2 बार दांत निकलते हैं, इसलिए मनुष्य को द्विबार दंतु बोलते हैं। ठीक है, 2 बार दांत आना तो द्विबार दंतु मनुष्य है। ठीक है। चलो, व्यक्तित्व का वर्गीकरण, पर्सनालिटी डिफरेंस। अब ये पर्सनालिटी वाला जो चैप्टर है ना सर, ये वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों के लिए कॉमन है और दमदार प्रश्न आते हैं इस पे। तो पर्सनालिटी में पूरा का पूरा वर्गीकरण को मैंने एक साथ आपके बीच में रखवा दिया है। क्या है सर, शरीर रचना के आधार पे जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण हुआ है उसमें किसका किसका नाम लेना है, पूरा शॉर्ट ट्रिक एक साथ, पूरा 5 लेक्चर में जितना पढ़ते हो अभी 5 मिनट में पढ़ लोगे। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? क्रैशमर ने किया। इसको एकदम याद रख लो, इंपॉर्टेंट है ये क्रैशमर का जो मैं जिसको जिसको अंडरलाइन करूंगा उसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है, रीट में दुनिया भर के अलग अलग एग्जामों में पूछ चुका है। शक्तिहीन कृषकाय होगा। इसमें शारीरिक रचना के आधार पे व्यक्तित्व को 3 भागों में, 4 भागों में बांटा गया। और वो कौन कौन से हैं? तो सर एक होता है, क्रैशमर ने ये वर्गीकरण किया कि एक ऐसा मनुष्य जो शक्तिहीन है, दुबला पतला निर्बल, ठीक है, उसको दूसरा क्या आता है सर? कृषकाय मतलब एस्थेटिक। तीसरा आता है सर खिलाड़ी, सुडौल प्रवृत्ति वाले। और चौथा आता है सर नाटा, जो गोलकाय रहेंगे। तो कितने प्रकार का वर्गीकरण हो रहा है सर? बेसिकली आप लोग का 2 या 3 प्रकार का हो रहा है। एक तो शक्तिहीन हो रहा है, फिर खिलाड़ी प्रवृत्ति हो रहा है और फिर नाटा हो रहा है। ठीक, ये हो गया शरीर के आधार पर। किसने किया? क्रैशमर ने। नाम याद रख लेना व्यक्तित्व का वर्गीकरण। दूसरा, चिंतन के आधार पे, अभी अभी बात किए थे, चिंतन और कल्पना के आधार पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था सर? थॉर्नडाइक, ईल थॉर्नडाइक ने किया था। इन्होंने भी, अभी मैंने बताया 3 प्रकार का चिंतन, ब्रॉड माइंडेड मतलब स्थूल, और नैरो माइंडेड मतलब सूक्ष्म, और टेढ़ा है पर मेरा है, प्रत्यक्ष है जो है। ठीक है। भारतीय दर्शन के आधार पे कपिल मुनि जी ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के आधार पे वर्गीकरण किया है। ठीक है। साम्राज्य शास्त्रीय मनोविज्ञान के आधार पर, जिसको किसने प्रपोज किया था? स्प्रेंजर ने। और स्प्रेंजर ने कितने प्रकार से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था? तो सर सैद्धांतिक आधार पर, आर्थिक आधार पे, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कला प्रेमी, ये सारे के सारे क्या है? पर्सनालिटी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है, देखो क्रैशमर खूब पूछा जाता है, बाकी थॉर्नडाइक तो आप लोग को याद रह ही जाएगा, यस और नो जी। और दिस इज युंग। युंग ने ही इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट वाला कॉन्सेप्ट दिया था। तो बोलते हैं ना, सामने वाला पर्सनालिटी बहुत इंट्रोवर्ट है, ज्यादा बातचीत नहीं करता, घुलना मिलना नहीं करता। और एक बच्चे होते हैं जो बड़े मुखर होते हैं, हर जगह अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, नेतृत्व की भावना जिनमें ज्यादा होती है, वो एक्सट्रोवर्ट है। एम्बीवर्ट दोनों के बीच की कड़ी है, ना ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे और ना ही बहुत शांत स्वभाव के हैं, दोनों के बीच की कड़ी है। तो ये प्रपोज किसने किया है? युंग ने। मुझे लग रहा है कि भैया ये आप लोग के पेपर में आएगा। ठीक है। चलो, अब पता नहीं ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पूरा व्यक्तित्व का जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से उसमें 10 से ज्यादा क्लासेस हुई होंगी, अभी देख लो एप्लीकेशन पे। और वो आपका इतने थोड़े समय में पूरा समेट दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को लास्ट टाइम में बहुत हेल्प होती है इस टाइप के, और बहुत मेहनत से भी चीजें आप लोग के बीच में मैं निकाल के भी लाया हूं। ठीक है सर। पर्सनालिटी सिलेबस में वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों में है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सब में पूछा जाता है पर्सनालिटी। और ये भी 3 चरण में पूछा जाता है। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के प्रकार और व्यक्तित्व की विभिन्नताएं और व्यक्तित्व मापन। पर्सनालिटी टेस्ट भी आते हैं जी, प्रोजेक्टेड टेस्ट, आपका इंटरव्यू टेस्ट, मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ये सब पर्सनालिटी टेस्ट है। अभी मैं उसको भी लेकर आ जाऊंगा। शॉर्ट में सारी चीजें आपके पास है, और ये चीजें केवल आपको जीत फाउंडेशन में ही देखने मिलेंगी। हकीकत बता रहा हूँ, ये रिसर्च हम बहुत करते हैं। ठीक है, हमको पता है एग्जाम कैसे निकालना होता है। आइए, जैविक कारक में कौन कौन से कारक आएंगे? व्यक्तित्व का वर्गीकरण कर रहे हैं अब हम लोग, क्या कर रहे हैं? व्यक्तित्व वर्गीकरण। जैविक कारक में आपको 3-4 प्रमुख कारक दिख जाएंगे। वंशानुक्रम, अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, और शरीर के गठन मतलब हमारे फिजिक्स के आधार पर वर्गीकरण। कुछ लोग नाटे कद के होते हैं, कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं, चाइना वाले सब एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है सर? हमारे जैविक कारक पे है। दूसरा है अजैविक कारक। अजैविक कारक में कौन कौन से अजैविक कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे? तो सर हमारा स्वास्थ्य, हमारे ड्रेसअप,
से वेस्टर्न लोगों का ड्रेसअप अलग है, इंडियन कल्चर का ड्रेसअप अलग है। ठीक है, इंडोनेशिया में जाओगे वहां का ड्रेसअप और अलग दिखेगा, धरती के किसी कोने का और अलग होगा। ठीक है, बौद्धिक स्तर भी हमारा क्या है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार बनता है। ठीक है, फिर पूर्व अनुभव, प्री एक्सपीरियंस, हमारी फैमिली भी हमारी पर्सनालिटी को परिवर्तित करती है या उस पर आधारित होता है। स्कूल भी आपके व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है। आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो भी बताता है। किसी इंसान के बारे में जानना है तो सबसे बेहतर है उसके दोस्तों के बारे में पता करो, कैसे दोस्त हैं, इंसान के बारे में रिपोर्ट मिल जाएगी। संस्कृति और समाज और आर्थिक स्तर, ये सारे के सारे क्या है, नॉन बायोटिक फैक्टर हैं, अजैविक कारक हैं, और इन सभी से हमारी पर्सनालिटी क्या होती है, डिपेंड करती है, चेंज होती है। अच्छे स्कूल में प्रवेश नहीं मिला, लड़ाई झगड़े वाले बच्चे मिल रहे हैं, आप भी वैसे ही हो जाओगे। ठीक है, तो पर्सनालिटी पे असर पड़ा। चलिए अब आते हैं सर व्यक्तित्व परीक्षण की विधियां, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं और ये टफ क्वेश्चंस में आते हैं। तो देखो मैंने आप लोग को तीनों चैप्टर एक साथ बता दिया। व्यक्तित्व के प्रकार बताए कि भैया शारीरिक क्षमता के आधार पे, चिंतन के आधार पे, सामाजिक और इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट युंग ने दिया। फिर हमने व्यक्तित्व के वर्गीकरण को भी बताया कि भैया किस किस पर प्रभावित करता है व्यक्तित्व। और अब आ रहा व्यक्तित्व का परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट, इंपॉर्टेंट मार्क मैंने यहां पर तारा सितारा चमका दिया है। ठीक है, आकाश देखिए अभी आप लोग का पेपर था ना ये पात्रता वाला, इसलिए थोड़ा ज़्यादा व्यस्त हो गया था। और जितने भी जो टॉपिक एक दो छूटे भी होंगे पीजीटी वाले बैचेस में, ठीक है, फिजिक्स का जहाँ तक आप बोल रहे हैं, भाई आप एक दो दिन बस और टल जाने दो। ठीक है, इसके बाद वो पूरा एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा सिलेबस होता है, आपको ही पता है पीजीटी में। ठीक है, चलिए जब तक पूरा सिलेबस नहीं हुआ रहता है, आप लोग को पता है भैया कंटिन्यू क्लासेस उसमें रहेंगी ही, टेंशन फ्री रहिए। सिलेबस के लिए कभी मत परेशान होना। और इतना आप भी जो बच्चे जुड़े होंगे, पढ़े होंगे, वो ये बात जानते हैं कि सर हम जब पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो ये फोकस रखते हैं कि जैसे एक एक चैप्टर पे आप जाइए, किसी भी चैप्टर में आपको 100 से कम न्यूमेरिकल तो मैंने क्लास के बीच में सॉल्व ही नहीं कराए होंगे। हर एक टॉपिक को हम मोती की माला की तरह पिरोए रहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार सिलेक्शन ले लोगे ना, जिंदगी सुधर जाएगी, 3 पीढ़ियां बन जाएंगी। ठीक है, तो मेहनत भी वैसे करना है। चलो अगला क्वेश्चन। व्यक्तित्व परीक्षण में 3 तरह की विधियां होती हैं। पहली कौन सी विधि है सर? आत्मनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि में कौन कौन से मेथड लेंगे हम लोग? तो जैसे मैंने बोला, साक्षात्कार, इंटरव्यू, उससे भी हम इंसान की पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं कि नहीं। सारे बड़े ऑफिसर ग्रेड एग्जाम में, चाहे पीएससी हो यूपीएससी हो, इंटरव्यू टेस्ट होता ही होता है लास्ट, उससे आपके अभिव्यक्ति का परीक्षण हो जाता है। दूसरा, जीवन इतिहास विधि, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना है। ऑर्थोबायोग्राफी अगर किसी ने लिख दी है, जैसे अब्दुल कलाम जी की ऑर्थोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम जान पाते हैं ना कि अब्दुल कलाम कैसे व्यक्तित्व के थे। समझ में आ रहा है? ठीक है। तीसरा आता है सर आत्मलेखन। आत्मनिष्ठ का मतलब ही क्या है? जिसमें एक पर्सन के बारे में बात हो रही हो। इंटरव्यू हो रहा है तो क्या पूरे ग्रुप का हो रहा है? क्या पर्सन टू पर्सन हो रहा है? ठीक है। जीवन इतिहास किसी एक व्यक्ति का पढ़ोगे, आइंस्टीन का, न्यूटन का, अब्दुल कलाम जी का, यस और नो? ठीक है। आत्मलेखन भी क्या है? जो हमारी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी ये भी क्या होता है? जो कभी लोग खुद से लिख देते हैं। जैसे हिटलर ने द मैम कैम्प करके बुक लिखी, मैम कैम्प, उसकी क्या है सर? ऑटोबायोग्राफी। हिटलर ने अपने बारे में दुनिया को बताया कि दुनिया मुझे तानाशाह के रूप में ना जाने, असलियत क्या थी, मैं कहां से क्या बना, क्यों बना, उसने उस किताब में लिखी, मैम कैम्प में। ठीक है। तो ये क्या है? आप लोग की आत्मनिष्ठ विधि है, जिसमें इंसान अपनी बारे में, एक पर्सन के बारे में बात हो रही है। प्रश्नावली विधि, जिसको हम लोग पीपीटी मेथड के नाम से जानेंगे। और अवलोकन विधि, किसी पर्सन को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मान लो किसी से आप प्रेम में हो, किसी से विवाह करना है, तो आप मिलते हुए एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हो कि आप दूसरों की मानसिक और वाइब्स मैच कर रही है कि नहीं। ठीक है। तो ये सारा क्या है? आत्मनिष्ठ विधि। दूसरा आता है सर वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि और आत्मनिष्ठ विधि में सबसे बड़ा अंतर क्या है? आत्मनिष्ठ विधि एक पर्सन पर सेंट्रलाइज्ड होता है और वस्तुनिष्ठ विधि समूह पर होता है। तो समूह पर होता है तो इसमें क्या होगा? समाज मितीय विधि होगा, मापन रेखा विधि होगी। जैसे गरीबी रेखा, अब गरीबी रेखा एक मापन स्टैंडर्ड हो गया ना, कि इतनी कमाई से नीचे आओगे तो आप इस कैटेगरी में आओगे, गरीबी रेखा से ऊपर आओगे, नीचे आओगे, अति गरीबी रेखा के अंदर आओगे, ईडब्ल्यूएस में आओगे, ओबीसी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। ये सब क्या है सर? हमारा ये एक वस्तुनिष्ठ विधि है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है। इस लिमिट को पार करने पे आप इस कैटेगरी में रहोगे, इस कैटेगरी में रहोगे। तीसरा है सर परिस्थिति परीक्षण। ठीक है। और चौथा है सर शारीरिक परीक्षण। जैसे आर्मी का टेस्ट होता है, तो एक आप देखते पूरी की पूरी समूह का एक साथ हो जाता है, एक साथ दौड़ा देते हैं, लो भाई दौड़ो, पुलिस में, आर्मी में,
जो पास किया वो पास, जो उस टाइम लिमिट में नहीं आया उसको बाहर करो। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रक्षेपी विधि, प्रोजेक्टाइल मेथड। इस पे सवाल हमेशा पूछा जाता है। मैंने पहले बोल दिया है, आपसे क्या सवाल पूछेगा पता है? आपसे सवाल पूछ देगा, ऐसा कोई एक विधि डाल देगा, बोल देगा शारीरिक परीक्षण व्यक्तित्व वर्गीकरण की कौन सी विधि के अंतर्गत सम्मिलित है। ऑप्शन दे देगा आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपी। तो सवाल टफ पूछ सकता है इस चैप्टर से, पर मैंने पूरा शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दिया कि किसको किसको कैसे याद रखना। शारीरिक परीक्षण जो होता है पुलिस का होता है, आर्मी का होता है, सब में आप लोग फिजिकल टेस्ट देते हो। समूह का होता है, समूह हुआ मतलब वस्तुनिष्ठ, इंडिविजुअल आया तो आत्मनिष्ठ, इंडिविजुअल का हुआ तो आत्मनिष्ठ। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आता है प्रक्षेपी विधि, जिसमें क्या होता है वाक्य पूर्ति परीक्षण आता है, जिसको आप एससीटी टेस्ट बोलोगे। प्रासंगिक अंतर्बोध किसने दिया? मॉर्गन मुरे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टीएटी टेस्ट। शाही धब्बा परीक्षण किसने दिया? हरमन रोशार ने, इसे हम क्या बोलते हैं? आईबीटी टेस्ट, इंक ब्लैंक टेस्ट। क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रॉ अ मैन टेस्ट, इनको रट लो, ये आता ही आता है प्रक्षेपी विधि। ठीक है, प्रक्षेपी विधि में हम 5 मेन लिए, एससीटी, टीएटी, आईबीटी, ये 3 तो लेना ही लेना है। इसके बाद आपका क्लाउन फिल्टर टेस्ट, ड्रॉ मैन पिक्चर टेस्ट, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? प्रक्षेपी विधि हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया पूरा वस्तु, ये परीक्षण भी हो गया। चलो, व्यक्तित्व निरीक्षण के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो भैया अंतर्दर्शन जो है सर्वाधिक क्या है? व्यक्तिनिष्ठ विधि है। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब क्या हो गया जी? पर्सन, जो एक इंडिविजुअल के ऊपर है। जैसे बुद्ध को अंतर्दर्शन की प्राप्ति हुई, महावीर को हुई, बाबा घासीदास को हुई। तो भैया ये क्या है? अंतर्दर्शन सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि के रूप में लिया जा रहा है। 16 पीएफ फैक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रक्षेपी विधि आपने पढ़ा था, मैंने एक क्वेश्चन अभी 2-3 दिन पहले एमसीक्यू सीरीज में कराया था, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी विधि नहीं है। उसमें ड्रॉ मेन टेस्ट था, आईबीटी टेस्ट था हरमन रोशार का, टीएटी टेस्ट था मॉर्गन मुरे का। ठीक है, एक को ऑप्शन 16 पीएफ फैक्टर था, ये प्रक्षेपी विधि में नहीं आता। तो ऐसा ऑप्शन डाल देगा प्रक्षेपी विधि है, प्रक्षेपी विधि नहीं है, कूट में भी अरेंज कर देगा। तो 16 पीएफ में अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, और इसे किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने इसे सबसे अच्छी विधि माना है। 16 पर्सनालिटी फैक्टर बोलते हैं ना, हमारे 16 सौंदर्य होते हैं। ठीक है, 16 श्रृंगार करती हैं महिलाएं, तो वो क्या है? पर्सनालिटी फैक्टर है। श्रृंगार का मतलब भैया गहना गुड़िया और रूप और मेकअप नहीं है। 16 श्रृंगार बोलते हैं, 16 श्रृंगार का क्या है? ठीक है, उसके पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं। ठीक है, चलिए एससीटी टेस्ट, जिसको किसने दिया है सर? इसको हम लोग सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण बोलते हैं। 1940 में रोहने ने, हाइड्रेथ ने और विश्वनाथ मुखर्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, आईबीटी टेस्ट, ये बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ये टेस्ट कहाँ कहाँ से हैं, इनके रचयिता कौन कौन से हैं। तो इंक ब्लैंक टेस्ट, शाही धब्बा परीक्षण 1920 में किसने दिया? हरमन रोशार ने दिया था। ठीक है, टीएटी टेस्ट, थेमैटिक एप्रिसिएशन टेस्ट 1935 में दिया है किसने? मॉर्गन मुरे। में एक साथ बोल देता हूं, मॉर्गन मुरे ने दिया था, या मुरे आप नाम याद रख लेना। ठीक है, सर पीडीएफ, अच्छा वो कल शाम का क्लासेस होता है ना, तो अगले दिन उसको अपलोड कराएंगे। अब आते हैं सर, पूरा व्यक्तित्व हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं मूल प्रवृत्ति। अब मूल प्रवृत्ति है 14 प्रकार की, इनको याद करने के ट्रिक के साथ हम लोग को काम करना है। देख रहे हो एक एक सेक्शन पे हम लोग सबसे सटीक चीजें लेकर आए हैं। सर ये कौन से बुक का नोट है? भाई कहीं नहीं मिलेगा आपको, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि एक एक सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ ना, उसमें मैं इतना रिसर्च करता हूँ, और मैं अलग अलग देश दुनिया में भ्रमण करते रहता हूँ, आप लोग के लिए नोट्स लेकर आता हूँ। ठीक है, जैसे अभी मैं 22-23 तारीख के पहले आप लोगों ने देखा कि मैं 4-6 दिन के लिए बाहर था छत्तीसगढ़ से। मैं 2 से 3 स्टेट कवर किया, और जब मैं वापस आया ना, बस मैं 2 बैग किताबें लेकर आया था। बहुत रिसर्च होती है और बहुत आसान बनाया जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि हम एग्जाम में पेपर को कवर करने वाले, उतना हमको मेहनत करना पड़ता है, ताकि बच्चे केवल क्लास देखें और सिलेक्शन लें। ठीक है, इसलिए बच्चे भरोसा भी करते हैं। ठीक है, और क्लास भी इतना अफोर्डेबल प्राइस में रखा जाता है कि भाई नौकरी लो यार, आर्थिक स्थिति खड़े नहीं होगी आपके बीच में। ठीक है, चलिए
आइए मूल प्रवृत्ति की बात करेंगे। तो देखिए मूल प्रवृत्ति में याद रखिएगा पहले संवेग आते हैं और संवेग के बाद मूल प्रवृत्ति उसके बाद में आती है। तो संवेग है हमारा सर वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब क्या होता है? शिशु स्नेह, संतान की प्राप्ति। तो इसमें क्या होगा? संतान की कामना। दूसरा है आमोद। आमोद प्रमोद मतलब हंसी। जैसे आप लोग रस पढ़ते हो ना, श्रृंगार रस, हास्य रस, तो हास्य रस में ही हम लोग क्या लेते हैं? हंसी लेते हैं। तो बस मैकडूगल ने, हमने रस पढ़ा है 9-10 प्रकार के, 9 प्रकार, बाद में कभी 10 प्रकार, 10वां रस वात्सल्य को ले लिए थे आप लोग। यहाँ पर ठीक वैसे ही चल रहा है, यहाँ पर आप लोग के रस ही हैं, पर मैकडूगल ने उसे कितने प्रकार से लिया? 14 प्रकार से लिया। अब आप लोग को ये संवेग और ये मूल प्रवृत्ति याद रखना होता है, कई बार जोड़ा मिलाने आ जाएगा, तो ये एकदम पूरा ना रट के रखना है। मैंने इसका ट्रिक भी आप लोग को बताया था कि कैसे कैसे याद रखना है, ठीक है। तो वात्सल्य मतलब संतान कामना, आमोद मतलब हास, ठीक है। करुणा, भाई कोई शोकाकुल है, ठीक है, तो करुणा में आप किसी के शरण में जाते हो, चाहे ईश्वर के शरण में जाते हो या किसी से मदद मांगते हो, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? करुणा का जो संवेग है वो क्या है? शरणागति। सर करुणा का मूल प्रवृत्ति शरणागति, ये मूल प्रवृत्ति है, ये संवेग है। आश्चर्य होता है, आश्चर्य होता है तो आपको जिज्ञासा होती है। हमेशा याद रखना मूल प्रवृत्ति क्रिया है, एक्शन है, और संवेग क्या है? शुरुआत है। आपको किसी भी चीज के प्रति आश्चर्य होगा, ठीक है, कि अरे ये बाबा हवा में उड़ते हैं, तो आपके अंदर जिज्ञासा होगी, हाँ कैसे उड़ते हैं, जाके थोड़ा देखा जाए, ठीक है, तो ये उसकी क्या हो गई सर? जिज्ञासा जन्म ले गई, ठीक है। आत्म स्वाभिमान, जिसके अंदर आत्म स्वाभिमान है, स्वाभाविक सी बात है उसके मूल प्रवृत्ति क्या होगा? आत्म गौरव, झुकेगा नहीं साला पुष्पा, ठीक है। अधिकार, जिसको फीलिंग ऑफ ओनरशिप बोलते हैं, तो भैया आपको किसी पर अगर अधिकार है तो आप चाहते हो कि वो आपको हासिल हो जाए, ठीक है। मेरा अधिकार है नौकरी पाना, मतलब मैं उस नौकरी को हासिल कर लूंगा। मैं किसी प्रियतमा से प्रेम कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि मैं उसे हासिल कर लूं। तो अधिकार का क्या है? संग्रहण, वो आपके पास रहे, हासिल करना, ठीक है। कृति भाव, जिसको आप क्रिएटिवनेस बोलते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या आएगा सर? कृति है, क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी का मतलब सृजनात्मकता है, रचना धर्मिता है, नई क्रिएशंस होंगी इसमें। भय जब भी आपके मन में आता है तब आप क्या करते हो भाई? पलायनित करते, सामने अचानक से सांप दिख गया, ठीक है, तो आप भागोगे। पहली बात तो शेर दिख गया, 4 लोग हो, इतना तेज दौड़ोगे कि कम से कम 3 लोगों से आगे निकल जाओ, ठीक है। तो ये क्या सर? भय का मतलब पलायन, भागना छोड़ के। क्रोध अगर आपके मन में आता है, क्रोध संवेग है, तो क्रोध का मूल प्रवृत्ति क्या होगी? युद्ध की भावना, ठीक है, आक्रामकता या युयुत्सा, ये शिक्षक भर्ती में आ चुका है। युयुत्सा का अर्थ क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। युयुत्सा मतलब युद्ध, या से युयुत्सा, या से युद्ध कामना। तो हमेशा आप ये ट्रिक बना के याद रख लोगे, ठीक है। फिर आते हैं सर आत्महीनता। तो अगर आत्महीनता का मूल प्रवृत्ति है, मतलब वो इंसान का क्या हो रहा है? दमन हो रहा है, दैन्य हो रहा है, ठीक है। घृणा, घृणा का मतलब निवृत्ति, घृणा मतलब निवृत्ति, या इसको भी आप वो बोल सकते हो, छोड़ देना। एकांकीपन का क्या होता है? सामूहिकता होती है। और भूख मूल प्रवृत्ति है। अगर भूख संवेग है, जिसको भूख लगेगी तो वो क्या करेगा? क्रिया के रूप में भोजन की तलाश, तो इसको भोजन अन्वेषण या भोजन की तलाश मूल प्रवृत्ति के रूप में आएगी। मूल प्रवृत्ति हमेशा एक्शन है, ये संवेग है, ये पहले आता है। भूख लगी है मतलब भोजन चाहिए, तो एक्शन में आना पड़ेगा, तो भोजन की तलाश जो है मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। कामुकता का क्या है सर? काम प्रवृत्ति, काम वासना, ठीक है। ये 14 प्रकार के संवेग और उनकी मूल प्रवृत्ति आपको याद रखना है। अब मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि इसमें आप ध्यान दीजिए कि टोटल 7 क्या है? नेगेटिव है, और 7 क्या है? पॉजिटिव है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर कई बार सवाल पूछ देगा। सवाल कितने पैटर्न का पूछता है? सवाल पूछ सकता है कि भैया ये बता दो मेरे, कौन सा सकारात्मक मूल प्रवृत्ति है या संवेग है, कौन सा नकारात्मक है। तो याद रखना, वात्सल्य हो गया, अधिकार हो गया, कृति भाव हो गया, करुणा हो गई, ये सब सकारात्मक में जाएंगे। वहीं पर भय, क्रोध, आत्महीनता, नाम से ही क्लियर है, घृणा, ये सब क्या है? नकारात्मक पहलू है संवेग के। और हर संवेग की मूल प्रवृत्ति याद रख लो। ये दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन बनता है, आपसे बोल देगा क्रोध की मूल प्रवृत्ति क्या है। तीसरा पैटर्न का क्वेश्चन, ये 14 लाइन में से याद रखना, पक्का एक सवाल आएगा पेपर में, एक या दो भी आ सकते हैं। तीसरा पैटर्न का जो क्वेश्चन जो सबसे टफ है, आपसे ना एक नाम दे देगा, आपसे बोल देगा शरणागति, बोलेगा कि सर ये संवेग है कि मूल प्रवृत्ति है, ये बताओ। तो आपको संवेग याद होने चाहिए,
और इधर मूल प्रवृत्ति भी याद होनी चाहिए। शरणागति क्या था? करुणा का मूल प्रवृत्ति था, पर एग्जाम में वो चीज दिमाग काम करती नहीं है। तो इसलिए 14 लाइन एकदम क्लियर आपका रहना चाहिए, तो परीक्षा में बहुत फायदा हो जाएगा। अभी आवाज ठीक से आ रही है दोस्त? आवाज ठीक से क्लियर है? सर हम काम करते हुए देख रहे हैं, आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। अभी ठीक से आवाज आ रही है? बिल्कुल। ये जो महिलाएं देखती है ना भाई, सच में सैल्यूट रहता है, क्योंकि दुनिया भर का उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, उसके बावजूद भी वो पढ़ाई में लगे रहती हैं। हैंड्स ऑफ है भाई। अब आते हैं मूल प्रवृत्ति। तो मैकडूगल के अनुसार देखो, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में दो ही लोग, एक सिगमंड फ्रायड और दूसरा मैकडूगल। मैकडूगल ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्ति बता दी? 14 प्रकार की। सिगमंड फ्रायड दो ही बताएगा, एक जीते जी एक मरने के बाद, ठीक है, इरोस और थैनाटोस, ठीक है। तो भैया मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी है? 14 है। ऐसा कौन एग्जाम नहीं है दुनिया का जिसमें ये पूछ नहीं दिया है, ठीक है। दूसरा है सर सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड के अनुसार दो ही प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं, कौन कौन सी? एक जीवन वाला, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे? एरोस, 2017 टेट का पेपर का क्वेश्चन। और दूसरा मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे? थैनाटोस, जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद। सिगमंड फ्रायड इतना ही कहता है, ज्यादा लोचा नहीं रखता। ये बेचारा 14 प्रकार का मूल प्रवृत्ति दे रहा है मैकडूगल, ठीक है। अगला आइए बुद्धि लब्धि, आईक्यू कैसे निकाला जाता है। तो सब लोगों को पता है, आईक्यू के ऊपर मैंने बार बार न्यूमेरिकल्स भी बनाए हुए हैं कि सर मानसिक आयु और वास्तविक आयु, मतलब मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, का रेशियो हो जाता है। ये किसका सूत्र है? ये सूत्र किसने दिया है? स्टर्न ने दिया है। अब इसी सूत्र में अगर हम 100 का गुणा करा के प्रतिशत में कन्वर्ट कर दें, तो वो किसने दिया था? टर्मन ने। तो यहां पर एक लाइन याद रख लीजिए, टर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया, प्रतिशत में निकाला टर्मन ने, लेकिन बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया अगर ये पूछा जाए तो? स्टर्न। टर्मन ने क्या दिया? तो सर ये स्टर्न का इतना ही था, टर्मन ने इसमें कुछ नहीं किया, इसमें उसने 100 का गुणा करा के एक प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिया और एक टेबल बनाया। तो पूछा जाए बुद्धि परीक्षण, तो बीने और साइमन। बुद्धि सूत्र स्टर्न, बुद्धि तालिका टर्मन। बुद्धि तालिका बोला तब, तालिका तो से तालिका, तो से टर्मन, ठीक है। चलिए ये है आपकी बुद्धि तालिका, ले लो। एक सवाल आपका पेपर में नहीं आएगा तो बताना, इसलिए रट के रख लो इसको भैया, यहां से पढ़ो इसको। ये सबसे मेन है, दुनिया की 350 करोड़ आबादी 91 से लेके 110 तक की बुद्धि लब्धि वाली सामान्य बुद्धि, इसी को आप लोग औसत बुद्धि भी बोलोगे। औसत शब्द बोल दे तो घबरा मत जाना मेरे भाई, एक ही बात है, सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि। अब सामान्य से ऊपर जाऊंगा, आईक्यू लेवल 110 से 120 जाए तो तीव्र, तीव्र के बाद आता है प्रखर, और प्रखर के बाद आता है प्रतिभाशाली, जीनियस। तो प्रतिभाशाली सबसे उच्च कोटि वाले हैं, जैसे ब्राह्मणों में होता है ना, ठीक है, कि भैया त्रिवेदी जी होते हैं, चतुर्वेदी जी होते हैं, द्विवेदी होते हैं। द्विवेदी मतलब 2 वेद का ज्ञाता, चतुर्वेदी, त्रिवेदी 3 वेदों के ज्ञाता, चतुर्वेदी लोग तो और ज्यादा उत्कृष्ट है, 4 वेदों के ज्ञाता। तो वैसे ही यहाँ है कि ये सामान्य बुद्धि है, सामान्य के ऊपर तीव्र, तीव्र के ऊपर प्रखर, प्रखर के ऊपर या इसी को उत्कृष्ट भी बोल सकते हो, और उसके ऊपर जाओगे तो जीनियस है, प्रतिभाशाली है। 10-10 का आईक्यू रेंज बढ़ाते जाओ तो ये क्या है? 91 से 110, ये 110 से 120, 120 से 130, मतलब 121 से 130, और 130 से अधिक जाएंगे तो प्रतिभाशाली। किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार। किसका है ये? कब दिया है? 1916 में। कब दिया है? तो भाई 1916 में। याद रह जाएगा सब लोग को, पूरा का पूरा एक साथ देख रहे हो टर। और मैं लिखित में बोल रहा हूं, जब आप पेपर में बैठोगे ना, आप बताना कि सर प्रश्न आपके जो लास्ट में रिवीजन कैप्सूल हमने चलाया था उससे कितना फायदा हुआ। हर सब्जेक्ट का हमने चलाया है ना, सोशल स्टडीज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। कल परसों आपने हिंदी का क्या ही शानदार क्लास देखा, और बेतहाशा प्यार भी दिया आप लोगों ने। इंग्लिश कल आपने देखा था कि मैम ने एक झटके में सारा का सारा जो इंग्लिश का पूरा ग्रामेटिकल सेक्शन है उसको कैसे निपटा दिया, है ना। और पूरा इतना रिसर्च, इतना मैं पीपीटी देखा, मैं खुद कितना खुश हुआ कि भैया ये तो पूरा ट्री बना दिया है इन्होंने। चलिए अगला आते हैं सर, अब नीचे आना है। नीचे आने में याद रखना भैया, मंद बुद्धि वाले थोड़े से अल्प बुद्धि वालों से अच्छे हैं, है ना। मंद बुद्धि बच्चा है, उससे नीचे कौन आएगा? अल्प बुद्धि। और उससे नीचे कौन आएगा? इडियट, मूर्ख बुद्धि। और उसके नीचे तो भैया जड़ बुद्धि, छोड़ो, अब उसका कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। सब में 10-10 का स्लॉट चेंज करते जाओ। तो ये 91 से 110 था,
तो ये 81 से 90 पे जाके रुकेगा, क्योंकि 90 के बाद से तो सामान्य बुद्धि था। तो याद रखना ट्रिक कैसे है, मंद, अल्प, मूर्ख, जड़। मंद, अल्प, मूर्ख, जड़। ठीक है, मंद बुद्धि, उसके नीचे अल्प बुद्धि, उसके नीचे मूढ़ बुद्धि, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्ख बुद्धि, और उसके नीचे जाते हैं, सॉरी मूढ़ बुद्धि नीचे है, मूर्ख ऊपर है, जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि सबसे निचले स्तर पे, जब IQ 50 से भी क्या हो जाए, कम हो जाए। 10-10 का स्लॉट रहेगा, खुद से आप पूरा बना लोगे। कैसे बनाना है भाई, तो मैंने ऐसे तुरंत पकड़ लिया कि सर क्या ही करना है हम लोग को, सामान्य। सर सामान्य के ऊपर जल्दी से बता दो क्या था, तीव्र। सामान्य के ऊपर तीव्र, तीव्र के ऊपर प्रखर, अब प्रखर के ऊपर प्रतिभाशाली। ठीक है, नीचे आता हूं, कौन आया पहले, मंद, मंद के नीचे अल्प, अल्प के नीचे मूर्ख, और मूर्ख के नीचे जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि। तो इसको ना एकदम याद रख लो भाई, क्योंकि इसी से पूरा काम बनना है। यहां से याद रखो 50 से नीचे, ये 50 से नीचे, ये कहां से कहां जाएगा, चलो मैं इसको ले रहा हूं सर 51 से लेके 60। ये कहां जाएगा, अल्प वाला 61 से 70। मंद वाला कहां तक जाएगा, अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, हाँ वही 71 से 80 जाएगा। ये देख लो, ये जो रहेंगे 71 से 50 तक, मैं 50 से 71, ये 20 का स्लॉट है, बाकी सब 10-10 का स्लॉट ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, बाकी सब में 10-10 का स्लॉट बढ़ेगा। तो ये 51 से लेके अपन 70 तक ले रहे हैं, बस मूर्ख वाला 51 से 70, क्योंकि मूर्ख की संख्या भी ज्यादा है इसलिए स्लॉट भी ज्यादा है। ठीक है, एक तो सबसे बड़ा मूर्ख एक बैठा हुआ है अमेरिका में। ठीक है, ये कितना हो गया, 71 से 80, ये 81 से 90, ये फिर से 20 का स्लॉट है, क्योंकि इनकी संख्या भी ज्यादा है ना, सामान्य वाले दुनिया में 350 करोड़ लोग तो यही हैं, तो इसलिए 110। अब फिर से 10-10 का स्लॉट, 111 से 120, 121 से 130, और ये वाले 130 से अधिक, 130 से अधिक। बात सबको समझ में आ गया। ये पूरा बुद्धि लब्धि का जो टेबल बना है, ये हमेशा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बामेश्वरी जी देखिए आज कंटिन्यू क्लास है। ठीक है, अभी बच्चे और भी डिमांड कर रहे हैं बाकी सब्जेक्ट में, तो आप स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा सा आज मुश्किल जाएगा, बाकी मैं कोशिश करूंगा ठीक है कि हो जाए बात। अगला क्वेश्चन, अब मूल्यांकन और मापन, ये चैप्टर पे हमेशा प्रश्न क्वेश्चन बनेंगे और ये टफ चैप्टर में आता है। मूल्यांकन और मापन में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, तो भैया मूल्यांकन गुणों पर आधारित है, गुणात्मक है। मापन क्या है, पूरी तरह से मात्रात्मक है, क्वालिटेटिव है। कौन, मूल्यांकन, इवोल्यूशन। मात्रा, मापन क्या है, क्वांटिटेटिव है। समझ में आया, तो भैया जो क्वांटिटेटिव है इसका मतलब कि इसके क्षेत्र क्या होंगे, सीमित होंगे। इसके क्षेत्र क्या होंगे, क्वालिटेटिव मतलब व्यापक है, किसी की ईमानदारी देखनी है, किसी की लॉयल्टी देखनी है, वो उसका मूल्यांकन में आएगा। किसी की ऊंचाई देखनी है, वेट देखनी है, तो वो किस में आएगा, मापन में आएगा। तो ये क्वांटिटेटिव हो गया ना, मात्रात्मक हो गया। और ये क्या हो गया भाई, ईमानदारी, कितना टन ईमानदारी उसके अंदर है, कितना क्विंटल है, नहीं नाप सकते। ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, सच्चाई है, हरिश्चंद्र है। इसकी तुलना अध्ययन संभव होता है। जैसे अब हम सच्चाई की ही बात करेंगे, तो सच्चाई में हम हरिश्चंद्र जी से तुलना कर लेंगे, थोड़ा तुलनात्मक करना पड़ता है। ठीक है, इसकी तुलनात्मक अध्ययन क्या है, असंभव है ना। ठीक है, इसमें अधिक श्रम शक्ति, धन और साधन की आवश्यकता होती है। किसमें, मूल्यांकन में। मापन में कम श्रम शक्ति, धन, साधन की आवश्यकता होगी। ठीक है, अंक प्रदान के बाद मूल्यांकन निर्धारित किया जाता है, केवल अंक ही इसमें प्रदान किया जाता है। ठीक है, मतलब किसी स्टूडेंट का स्कोर कार्ड से हम उसका मूल्यांकन कर लेते हैं, बट हकीकत यह है कि स्कोर कार्ड से भी बहुत कुछ अलग भी होता है। ठीक है, मापन में तो भैया हम स्कोर कार्ड से ही काम चलाएंगे कि भैया ये 90 लाया है मतलब ये भगवान का अवतार है। ठीक है, और कोई 35 लाया है तू भी जी ले, और कोई 16 नंबर ला लिया है 100 में, तो भैया तू जी क्यों रहा है धरती पे बोझ। तो हमारा वही हाल हो जाता है। मापन के आधार पे हम अपने दृष्टिकोण को बनाते हैं। छात्र के विषय में भविष्यवाणी इसमें किस आधार पे, मूल्यांकन से की जा सकती है, मापन से की जा सकती है। क्या, वो जो कागज के टुकड़े हैं, जो आपका रिजल्ट होता है 6वीं 8वीं 10वीं में, बड़े सारे टुकड़े आपके पास इकट्ठा होंगे, कोई मूल्यांकन नहीं कीजिए। अभी एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी 12th फेल, है ना। एक बच्चा जो स्कूल में पास होने की स्थिति में नहीं है, ग्रामीण परिवेश में, डाकू डकैतों के बीच में, ऐसे वातावरण में 12वीं की परीक्षा में फेल होने वाला बच्चा आज देखो DIG रैंक पर बैठा है, UPSC क्लियर करके।
ठीक है। तो भैया वो जो कागज के टुकड़े हैं ना, वो छात्र की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गुणात्मक परिणात्मक दोनों ही प्रकार के होते हैं। कौन? मूल्यांकन। ये कैसे होते हैं? गुणात्मक होते हैं। और ये पूरी तरह से परिणात्मक। परिणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक भी लिख सकते हो, परिणाम को ही मात्रात्मक लिख सकते हो। तो ये गुणात्मक भी होंगे और परिणात्मक, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं। कौन? मूल्यांकन। और मापन केवल क्या है? क्वांटिटेटिव है। संख्यात्मक और वर्णात्मक दोनों प्रकार के होंगे भाई। संख्यात्मक मतलब क्वांटिटेटिव और वर्णात्मक मतलब क्वालिटेटिव। ये केवल और केवल क्या होगा? संख्यात्मक होगा। भाई हमारा वेट एक संख्या है, हमारी हाइट एक संख्या है, उसे मापा जा सकता है। मेरी ईमानदारी को आप संख्या में नाप लोगे क्या? ठीक है। पर लड़कियों के साथ ये तकलीफ है, वो बोलते हैं मैं कितनी खूबसूरत हूं, बताओ अपने पति से या अपने प्रेमी से, कितनी खूबसूरत। अब बेचारा कैसे बाप करे, उसको पढ़ाना पड़ेगा कि ये जो तू सवाल पूछ रही है ये मापन के श्रेणी में आता ही नहीं है, मूल्यांकन में आता है। अब तुम इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो, मैं कितनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं वाला हाल हो जाता है। लड़का फंस जाता है। लड़का आगे से ये बात बताएगा, तुम्हारा सवाल का जोन गलत हो रहा है। ठीक है, चलो आओ, मजाक कर रहा था, चलो थोड़ा मूड फ्रेश करते रहो क्योंकि बहुत सारा फैक्ट जा रहा है ना। चलिए, इसमें निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण संभव होता है, याद रखना। इसमें निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण नहीं होता। दिस इज अ पॉइंट जहां से सवाल पूछता है। मूल्यांकन के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। मापन मूल्यांकन का बस एक क्या है? अंग है। जैसे हम लोग पढ़ने में अच्छे हैं, जीवन में अच्छा करेंगे, तो भैया स्कूल एग्जाम, कॉलेज एग्जाम में भी तो हमारे सर्टिफिकेट अच्छे आने चाहिए। तो मापन क्या है? अंग है। पर मूल्यांकन क्या है? एक उद्देश्य है ना। आप आगे अच्छा करते जाओ। ठीक। मूल्यांकन बहुपक्षीय होता है। मापन एक बार में किसी एक ही पक्ष से संबंधित होता है। भैया कोई स्पोर्ट में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई नृत्य में अच्छा है, ये सब उसका क्या है? मापन में आ जाएगा। पर मूल्यांकन क्या है कि एक ही इंसान के अंदर संगीत के भी गुण होंगे, पढ़ने के भी गुण होंगे, खेलने के भी गुण होंगे, तो ये बहुपक्षीय है। मूल्यांकन नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, मतलब वो नहीं कर सकते। चलो अब आते हैं सर विकास की विभिन्न अवस्थाएं। तो ये विकास में हमेशा याद रखना, ये सवाल बन चुका है, विकास कहाँ से आरंभ हो जाता है? जन्म से पूर्व, माता के गर्भ से। उसके बाद कौन सी अवस्था आती है? शैशवावस्था। उम्र क्या है? जन्म से 5 साल। कॉल सैनिक के अनुसार वर्गीकरण चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल निकलेगा सरोज जी, बिल्कुल सरोज पटेल जी, पूरी ब्लेसिंग से आपको। और बाल्यावस्था 6 से लेके 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 साल, और प्रौढ़ावस्था मतलब 19 साल से ऊपर की आयु। ठीक है। अब चलिए, किस किस अवस्था में क्या क्या चीजें होती हैं। तो गर्भावस्था जो जन्म से लेकर 5 साल की आयु तक में, सॉरी, जन्म से गर्भावस्था की जो अवस्था है, इसमें शारीरिक विकास हो रहा है। शैशवावस्था में भी आप देखिए शारीरिक और, देखो शारीरिक और मानसिक विकास आप लोग का किस अवस्था में आ जाएगा? शैशवावस्था में। ठीक है। भाषा विकास भी कहाँ आएगा? शैशवावस्था में। देखो ये जो ऊपर के 2 अवस्थाएं हैं, ये ऊपर ये 3 चीजें का विकास हो जाएगा, क्योंकि 5 साल की आयु तक में बच्चा अपनी मातृभाषा बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक बोलता है। ठीक है। आजकल तो एक से एक रील्स आते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को देखने में भी अच्छा लगता है। बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 साल तक है। इसमें कौन सी अवस्था जनरेट होने लगेगी? तो सर संवेदनात्मक अवस्था और सामाजिक अवस्था, साथ में नैतिक अवस्था भी। बाकी किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था में नैतिक मैच्योरिटी आएगी। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण दिए ना, तो 13 साल के बाद उसने मान लिया कि भैया 13 साल के ऊपर का हर बच्चा क्या है, किशोरावस्था लग गई ना 13 साल, हर बच्चा क्या है? नैतिक रूप से सक्षम है, परिपक्व है। ठीक है। प्रौढ़ावस्था तक में भी हमारा नैतिक विकास और गत्यात्मक विकास होता है। तो ये एक सिस्टम है, इसको आप अरेंज करेंगे। बाल्यावस्था में संवेदनात्मक, सामाजिक, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में नैतिक और गत्यात्मक विकास। और अगर बात होगी शैशवावस्था या गर्भावस्था में, तो हमारा क्या होता है? शारीरिक विकास होता है गर्भावस्था में, मानसिक और भाषाई विकास किस अवस्था में है? शैशवावस्था में। तो ये एक ना अपने आप में पूरा ओवरव्यू है। आपसे पूछा जाएगा कि भैया सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन? तो सामाजिक विकास यहाँ है, सबसे महत्वपूर्ण चरण बाल्यावस्था। आपसे पूछा जाएगा कि क्या नैतिक विकास शैशवावस्था में संभव है? तो सर नैतिक विकास तो किशोरावस्था से बाल्यावस्था में लग रहा है, कहाँ शैशवावस्था में लगेगा? तो ये एक फ्लो डायग्राम अपने आप में आपके 10 सवाल का समाधान है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? भाषा विकास किस अवस्था में होती है? तो सर भाषा विकास
शैशवावस्था में हो जाती है, 5 साल से निम्न की आयु में हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए, बेस्ट टीचर जैसा कुछ नहीं है, हम अपने हिस्से का कर्म अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं सर वृद्धि और विकास, उनके बीच में अंतर एक लाइन में समझो। मोटर चालू था क्या? वृद्धि जो है ये फिजिकल ग्रोथ है। वृद्धि क्या है? शारीरिक विकास, विकास का ही अंग है वृद्धि। भाई विकास में आप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेदनात्मक सभी प्रकार का विकास देख रहे थे, उसमें शारीरिक विकास भी एक चरण है। तो वो चरण क्या है? वृद्धि है। बस इतना ही समझ लो, बाकी पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि वृद्धि मतलब फिजिकल ग्रोथ। क्या हम फिजिकल ग्रोथ को माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं। अपना वेट, हाइट, स्किन कलर, बालों का कलर, आंखों का कलर मेजरेबल है ना सर, सारी चीजें। वहीं पर विकास का मापन संभव नहीं है, क्योंकि विकास में नैतिक विकास है। आप कितने नैतिकता वाले हो कैसे पता चलेगा? उसको कितने टन में, कितने केजी में नाप सकते हो? भाई नहीं पता। कितने सच्चे हो, कितने लॉयल हो, नहीं पता। मेजरेबल नहीं है ना वो, क्वांटिटेटिव नहीं है, वो क्वालिटेटिव है। वृद्धि एक क्या है? आयामी प्रक्रिया है, जबकि विकास क्या है? बहुआयामी प्रक्रिया है। वृद्धि का संबंध केवल शारीरिक विकास है तो एक आयामी, और ये क्या है? बहुआयामी, क्योंकि इसमें सामाजिक, मानसिक, नैतिक, संवेदनात्मक सभी प्रकार की चीजें हो रही हैं। ठीक है, वृद्धि एक निश्चित सीमा और अवस्था तक ही होती है, ये बात भी तय है। भाई आम का पेड़ है तो एक लिमिट तक ही ना बढ़ेगा। इंसान है, एक लिमिट तक ही, एक आयु तक ही बढ़ती है। लड़कियों में लगभग लगभग 14 से 16 वर्ष तक में हाइट बढ़ती है, लड़कों में 18 साल 19 साल तक बढ़ता है। उसके बाद हमारी हाइट जितनी रहती है हम उतने में ही अपना जीवन काटते हैं, यानी कि बढ़ते जाएं और लंबे के साथ और लंबे हो जाएं। तो एक समय तक ही हमारी वृद्धि होती है। विकास क्या है? विकास जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में टेट में ऑलरेडी आ चुका है। विकास जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, वृद्धि जीवन पर्यंत है क्या जी? तो वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं है। ठीक है, चलो क्लियर है। नेक्स्ट, जन्म से किशोरावस्था तक तीव्र गति से वृद्धि होती है और अंत समय में इसका क्या होने लग जाता है? क्षय। हमारा वेट, हमारा शरीर, हम जितने जवानी की ओर बढ़ रहे हैं ना, उतना सुडौल होते जा रहा है, उतना बलवान होते जा रहा है। तो इंसान में एक भ्रम आ जाता है कि यार मैं तो कभी जवानी जाएगी ही नहीं, सुंदरता जाएगी नहीं। घमंड हो जाता है इंसान को, मैं बलवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, बुद्धिमान हूँ। जबकि आपको ये बात भी याद रखनी है कि अंत समय में इसका क्या हो जाएगा? क्षय। आज कितना ही बढ़िया जिम कर लो, बुढ़ापा में आएगा तो कमर टेढ़ी ही होगी। ठीक है, लाठी लेके चलना है। तो इसलिए घमंड की कोई बात ही नहीं है। विकास उत्तरोत्तर परिणाम में बढ़ता ही जाता है। जितना आपका उम्र बढ़ेगा, अनुभव, एक्सपीरियंस, सामाजिक, नैतिक, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती ही चली जाती है। अंत समय तक, मृत्यु के शैया तक आप चीजों का अवलोकन करते हैं। कम से कम संवेदनात्मक विकास तो वहां होता ही है कि भैया जीवन में क्या पाए, किस चीज के पीछे भागे, औलाद अच्छे निकले कि नहीं निकले, वो सब वहां पता चलता है। वृद्धि का स्वरूप क्या है? एक्सटर्नल है, बाह्य है, दूर से दिखता है। आपका कद काठी, आपकी काया, आपका हाइट, आपका वेट बाह्य रूप से दिख जाएगा। वहीं पर जो विकास है वो क्या है? आंतरिक है। मैं कितना नैतिक हूं, मैं कितना ईमानदार हूं, कितना लॉयल हूं, ये हमारी आंतरिक क्षमता है। इसी को तो इंसान देख नहीं पाता है। ऊपर से देखता है, अरे वाह ये तो इतने गोरे हैं, इतने सुंदर हैं, ये वो, पता चलता है धरती का सबसे कुपित इंसान आपको मिल रहा है। ठीक है, अगला, वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है और वहीं विकास का प्रयोग विस्तृत अर्थ में होता है। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है। कि भैया नैतिक विकास आपने देखा, बाल्यावस्था किशोरावस्था में ही दिखा। भाषा विकास आपने देखा, शैशवावस्था में ही दिखा। एक निश्चित क्रम है ना। सामाजिक विकास की आयु बाल्यावस्था की ही है, तो एक क्रम है कि भैया सामाजिक विकास शैशवावस्था में, नैतिक विकास शैशवावस्था में कम देखने को मिलेगी। भाषा विकास आपका किशोरावस्था में होगा क्या? नहीं, वो शैशवावस्था में ही हो जाएगा। तो एक निश्चित क्रम के साथ हो रहा है। ठीक है, चलिए, वृद्धि के घटक क्या होते हैं? मूर्त होते हैं। मूर्त मतलब प्रत्यक्ष, जिन्हें आप देख पाओगे। विकास के घटक क्या है? अमूर्त होते हैं, हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, आखिरी आखिरी तक हम अपने रिलेशन में या अपने परिवार में ये देखते हैं कि यार आखिरी आखिरी तक समझ में आता है कि यार ये इंसान ऐसा भी था, ठीक है, जिसके साथ हम 20 साल से रह रहे हो। वृद्धि परिणात्मक परिवर्तन है, मतलब क्वांटिटेटिव है। वहीं पर विकास क्या है? क्वालिटेटिव है। ठीक है, वृद्धि केवल उन्हीं कारकों से संबंधित होता है जो बालक के जन्म से उसमें विद्यमान होती हैं। विकास के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है,
चलिए, इसके बाद आते हैं सर अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। पहले भी पढ़ा चुका हूं, फिर से एक शॉर्ट रिवीजन मार दे रहा हूं। सर मानसिक शक्तियों का सिद्धांत किसने दिया? शक्ति शब्द आया तो इंसान को भेड़िया बनना है, भेड़िया को अंग्रेजी में वॉल्फ बोलते हैं, तो नाम याद रखना, वुल्फ, वॉल्फ, वुल्फ बोलते हैं उससे वॉल्फ। समतत्व अवयवों का सिद्धांत किसने दिया है? थॉरनडाइक। मुझे पूरा भरोसा है आपने पहले के लेक्चर्स देखे होंगे और वहां से ये सारा आप लोग को याद भी होगा। अवयवी सिद्धांत, अवयवी सिद्धांत को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? गेस्टाल्टवाद। क्या नाम देंगे? गेस्टाल्टवाद। तो भैया गेस्टाल्टवाद किसने दिया था? वर्दिमर, कोफका और कोहलर ने दिया था। किसने दिया था? वर्दिमर, कोफका और कोहलर ने दिया था। ठीक है। द्वितत्व सिद्धांत मतलब जनरल एंड स्पेशल इंटेलिजेंस किसने दिया है भैया? स्पीयरमैन ने। मूल्यों को अपन बगल में लेके घूमते इसलिए नाम क्या है? भागले या बगले। सामान्यीकरण, सामान्य इंसान जड़ बुद्धि, तो नाम क्या याद रखना? सी जड़। ठीक है। ये क्या हो गया हमारे अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण। सकारात्मक स्थानांतरण का मतलब है कि पीछे सीखी हुई चीजें या पूर्व का अनुभव हमारे वर्तमान और भविष्य में हमको सकारात्मकता दे बढ़ाए। जैसे हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं तो स्कूटी चलाना, बाइक चलाना आराम से सीख जाएंगे। बाइक चलाना सीखते हैं तो कार चलाना सीखते हैं, कार चलाना सीख रहे हैं तो ट्रक चलाना सीखेंगे। ये क्या है सर? पॉजिटिव ट्रांसफर है। नकारात्मक ट्रांसफर का मतलब होता है जिससे पूर्व की घटना से हमारा वर्तमान और भविष्य डैमेज हो। जैसे मान लो पूर्व में कोई आपके साथ ऐसी घटनाएं हो गई, आप खिन्न भिन्न रहने लग गए, अलगाव में आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है वो आज आपके वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा है। शून्य स्थानांतरण मतलब पूर्व में सीखी हुई चीजें हमारे वर्तमान या भविष्य को कोई प्रभावित नहीं कर रही है, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। जैसे मैंने 10वीं तक संस्कृत पढ़ा, आज मैं शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ विज्ञान के लिए, तो संस्कृत का कोई यूज हो रहा है क्या? नहीं। तो ना तो पॉजिटिवली इफेक्टेड है ना ही नेगेटिवली इफेक्टेड है। ठीक है। चलिए, दर्पण चित्र परीक्षण जिसको ड्रॉ अ मिरर टेस्ट बोलते हैं। ड्रॉ अ मिरर टेस्ट या मिरर ड्राइंग टेस्ट अधिगम के अंतरण या अधिगम के सीखने के मापन हेतु प्रयुक्त होता है, याद रख लेना। ड्रॉ अ मिरर टेस्ट कहां यूज हुआ? अधिगम स्थानांतरण में, है ना। और ड्रॉ अ मैन टेस्ट आ गया तो वो व्यक्तित्व में था। ड्रॉ मैन प्रक्षेपी विधि, क्लाउन आपका सॉरी ड्रॉ मैन टेस्ट और आपका आईबीटी टेस्ट, टीएटी टेस्ट, एसएटी टेस्ट, एससीटी टेस्ट, ये सब पूछा गया था प्रक्षेपी विधि में। तो मिरर ड्राइंग टेस्ट बोला जाए या इमेज ड्राइंग, तो भैया वो अधिगम में है और वो उसमें है। अब आते हैं सर, एक नाम छूट गया है, पियाजे हमने कवर कर लिया चरणबद्ध, रॉबर्ट गेने के चरणबद्ध सिद्धांत देख लिए, मैकडूगल के चरणबद्ध सिद्धांत देख लिए, सबके चरणबद्ध सिद्धांत देखे ना। मैं शुरू से बोलते भी आता हूँ कि इसको एक जगह इकट्ठा करके रखा करो, पर मुझे भरोसा है ज्यादातर लोग रखे नहीं होंगे, इसलिए मैं ही इकट्ठा करके ले आया ना भाई। ठीक है। मेरे को तो पता है ना बच्चों को एग्जाम तो निकलवाना है भाई। ठीक है। आप पढ़ो ना पढ़ो, हम जिद में है कि भैया हम आपसे एग्जाम निकलवा के रहेंगे। ठीक है। चलिए आइए, लॉरेंस कोहलबर्ग की बात आती है। भाई पढ़ लो यार, एक बार निकाल लोगे ना। कभी जाओ स्कूल कभी विजिट किया करो ना। मतलब भाई ड्यूटी करता था मैं रोज ना, ऐसे टुकुर टुकुर ना अपने टीचर लोग को देखता था जो सीनियर लेक्चरर लोग थे। बताओ इन लोग 20 साल पहले एक ठुक जिंदगी में अच्छा काम किए हैं, बस लिस्ट में सिलेक्शन ले लिए हैं। अब 20 साल से इन लोग एकदम चौड़े होके जी रहे हैं, पर्सनालिटी अलग दिखती है। आप जाओ किसी कॉलेज में जाओ, वहां की फीमेल स्टाफ को देखो, सब एकदम डायनामिक दिखेंगे 50 साल की उम्र के ऊपर। और हमारे घर में जो माताएं होती हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखो, उनको देखो, जबकि उनको डबल मेंटेन करना है। आत्मविश्वास, जिंदगी भर की कमाई हो जाती है एक अगर आपका एक बार लिस्ट में नाम आया तो। ठीक है। मतलब कभी आप एनुअल फंक्शन में ये सब चीजें ऑब्जर्व किया करो कि स्कूल के स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, फीमेल स्टाफ कैसे दिखते हैं इस एज में। हमारे घर में उल्टा हो जाता है, इसलिए इज्जत कमानी जरूरी है और वो आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने से ही आएगा। ठीक। चलो, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत की बात हो रही है, तो भैया कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत 1927 से 1987 के बीच में दिया। और इन्होंने 10 से लेकर 16 वर्ष के बच्चों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे। एक्चुअल में 10 से नहीं, इन्होंने 3 से लेके 10, 10 से लेके 13 या 16 तक लिया था। चलिए, इन्होंने क्या क्या पॉइंट बताया इनके अनुसार कि भैया बालक का नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। इनके अनुसार नैतिक विकास का आरंभ ही 3 साल की आयु के बाद होता है, मतलब जब पूर्व बाल्यावस्था आरंभ हो जाती है तब होता है। पूर्व बाल्यावस्था कितने से कितने साल तक है? 2.5 से 5। मध्य बाल्यावस्था 5 से 9 और उत्तर
था 9 से लेकर 12 वर्ष की आयु। ठीक है, नहीं, अगर बीएड डीएड से पहले अगर आप लोगों ने टेट वेट निकाला हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा, नियम अब बदल चुके हैं। ठीक है, चलिए। बालक नैतिक व्यवहार को अपने सामाजिक परिवेश में सीखता है, ये बात भी सही है। सर्वप्रथम बालक अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस और स्कूल से नैतिकता सीखता है। इसका मतलब बात समझिए कि ये जो है हमारे अनौपचारिक, अनौपचारिक मतलब सेकेंडरी फैक्टर, सेकेंडरी फैक्टर, गौण भी कारक बोल सकते हो या द्वितीय कारक बोल सकते हो, गौण या द्वितीय कारक। तो हमारा स्कूल, हमारा पास पड़ोस क्या है, द्वितीय कारक है नैतिकता का। प्राथमिक कारक कौन सा है सर, उसका अपना परिवार, उसका अपना रिश्तेदार लोग। ठीक है, कोहलबर्ग के द्वारा बालकों पर 20 साल तक का एक विशेष प्रकार का साक्षात्कार का प्रयोग किया गया था और इस प्रकार से उन्होंने बताया कि नैतिक विकास के 3 चरण होते हैं और इन 3 चरणों को, 3 स्तर को 6 चरणों में उन्होंने बांटा है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग को याद रखना है। चलिए, तो ये है लॉरेंस कोहलबर्ग के सारे चरण, एक साथ ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक्चुअल में इन्होंने वो 3 स्तर जो थे, वो जो 3 स्तर थे वो कौन कौन से थे, तो ध्यान से देखिएगा। वो 3 स्तर है, पहला है सर पूर्व नैतिक स्तर, जिसको लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं, या इसी को पूर्व परंपरागत भी बोल देगा या पूर्व रूढ़िवादी अवस्था भी बोल देगा। परंपरागत बोल दे, रूढ़िवादी बोल दे या नैतिक बोल दे, घबरा मत जाना, एक ही चीज है। ठीक है, तो पूर्व नैतिक स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व रूढ़िवादी स्तर, तीनों का मतलब सेम। ठीक है, दूसरा आता है सर कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसको हम लोग परंपरागत स्तर बोलते हैं। इसमें आयु क्या ली गई, 3 से लेकर 10 साल। ठीक, मध्य बाल्यावस्था, सॉरी पूर्व बाल्यावस्था के बाद ही उसने माना। ठीक है, दूसरा है सर परंपरागत अवस्था, आयु ली गई है 10 से लेकर 13 वर्ष तक की आयु। और लास्ट में क्या आया सर, पश्च परंपरागत अवस्था, जिसमें 13 वर्ष से ज्यादा की आयु को देखा जाता है। ठीक है, चलिए, सबको ठीक से समझ में आया। आइए, पूर्व परंपरागत स्तर या इसी को आप लोग औपचारिक स्तर, मतलब जिसमें हम अपने परिवार के बीच में होते हैं। औपचारिक नैतिकता और औपचारिक दोनों में अंतर है। औपचारिक का मतलब होता है सर किसी से कैसे सम्मान से बात करना है, विनम्रता, बात करने का हुनर, व्यवहार, ये सब औपचारिक गुण में आते हैं। अनौपचारिक का मतलब नॉन फॉर्मल में हम लोग क्या ले लेते हैं सर, कि गणित पढ़ रहे हो, विज्ञान पढ़ रहे हो, ये सब है। ठीक है, ये देख लेना, औपचारिक नॉन औपचारिक जैसा भी है। तो सर इसमें हम लोग पूर्व परंपरागत को 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु तक में नैतिक तर्क, बाह्य पुरस्कार और दंड पर आधारित होते हैं। और इसे 2 ये स्तर हो गया। स्तर का नाम क्या है, पहला स्तर कौन सा स्तर है, ये स्तर नंबर 1 है। और इस स्तर में 2 चरण है। कितने चरण है, ये चरण है। चरण में ये पहला चरण है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दंड और आज्ञा अभिमुखता। दूसरा चरण को हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक सापेक्षता अभिमुखता। तो 2 चरण कौन सी अवस्था में आया, पूर्व परंपरागत स्तर में, पहला स्तर में 2 चरण। दूसरे स्तर में भी 2 चरण आ जाएंगे। ठीक है, परंपरागत स्तर 3 से लेकर 13 वर्ष की आयु तक आंतरिक क्रियाएं दूसरों पर आंकी जाती है। ये मतलब ये वाला लाइन अभी भूल जाओ। ठीक है, बस इसको ऐसे ही याद रख लो, ये दूसरा चरण है, दूसरा स्तर है। कौन सा स्तर, परंपरागत अवस्था। इसमें कितने चरण है, अगेन इसमें 2 चरण है। चरण नंबर 3 क्या है, पारस्परिक एक रूपता अभिविन्यास। और इसी में आप इसी को बोलते हो अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, जिसमें हम समाज के नियमों के हिसाब से व्यवहार करने की प्रतिक्रिया रहती है। ठीक है, चौथा क्या आता है, अधिकार संरक्षण अभिविन्यास, या इसी को आप लोग थोड़ा सा सामाजिकता या कानून के प्रति सूझबूझ वाली अवस्था के नाम से जानते हैं। तीसरा जो स्तर आता है जिसे हम लोग पश्च परंपरागत अवस्था बोलते हैं, ये प्रौढ़ावस्था तक में रहती है। ठीक है, इसमें आप लोग 2 चरण लोगे। कौन कौन से सर, सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, मतलब आपकी उम्र अब 13 साल से ज्यादा हो चुकी है, जुवेनाइल आ चुके हो, किशोर हो चुके हो, आगमनात्मक निगमनात्मक दोनों ही चिंतन का स्तर का विकास हो चुका है, तो भी आप समाज के कुछ कायदे कानून नियम हैं, उनके अनुसार, उन पॉलिसीज के अनुसार आपको व्यवहार करना है। तो बात होगी सामाजिकता की, बात होगी सार्वभौमिक नैतिकता की। सार्वभौमिक नैतिकता मतलब ह्यूमन राइट्स, हर देश के नागरिक को जीवन का अधिकार है, भोजन का अधिकार है। तो ये ह्यूमन राइट्स मतलब जो यूनिवर्सल है, मानव अधिकार बोल सकते हो। तो ये सब की समझ तो भैया उच्च आयु में होगी, मतलब पश्च परंपरागत अवस्था। आपसे ये घुमा घुमा के बोल देगा
कि लॉरेंस कोहलबर्ग का तीसरा चरण कौन सा है। ऑप्शन सजा देगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता। लॉरेंस कोहलबर्ग का पहला चरण कौन सा है, दंड और आज्ञापालिता। लॉरेंस कोहलबर्ग का दूसरा चरण कौन सा था, तो सर दूसरा चरण में आपने किसको देखा था, चरण की बात हो रही है, यांत्रिक सापेक्षता अभिमुखता, ठीक है। सार्वभौमिक अवस्था पूछेगा, लॉरेंस कोहलबर्ग की अंतिम चरण कौन सी है, सार्वभौमिक अभिमुखता। या पूछ देगा आप लोग से सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता किस अवस्था के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डाल देगा पूर्व परंपरागत, परंपरागत, पश्चिम परंपरागत। तो जहां बात होगी सामाजिक अनुबंध या कानून की, जहां बात होगी सार्वभौमिकता की, तो पश्चिम परंपरागत। अच्छा लड़का अच्छी लड़की और थोड़े बहुत अधिकार संबंधी बातें होंगी, परंपरागत। और अगर किसी पे आश्रितता की बात आएगी, ठीक है, यांत्रिक सापेक्षता मतलब किसी पर आप बच्चे आश्रित है, या दंड और आज्ञापालिता छोटी आयु, पूर्व परंपरागत। ठीक है, तो एकदम इसको याद रखना, हमेशा एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब चलिए, क्लियर रहेगा सब लोग को यहां तक, बोलिए हाँ या ना।